ठीक है, आज अपन भाषा साहित्य के अंदर आगे बढ़ेंगे। कल अपन ने ख्यात के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था ख्यात क्या होता है। मोटा मोटा आप ये समझ लो कि ख्यात का मतलब है ख्याति, राजा महाराजा या किसी राजवंश की ख्याति, उसकी प्रशंसा करनी। मोस्टली ऐसा होगा कि चारण साहित्यकार ख्यात लिखते थे। अधिकांश ख्यातें जो लिखी गई वो चारण साहित्य द्वारा, और अधिकांश ख्यात पश्चिमी राजस्थान में लिखी गई है, यानी उसकी भाषा मारवाड़ी और शैली डिंगल है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद से ख्यातों का प्रचलन शुरू हुआ है। तो यानी कि लगभग आप मान लो पहली ख्यात अपन जो कहते हैं विश्वसनीय, वो लगभग जसवंत सिंह जी के समय, और आप सब जानते हो महाराजा जसवंत सिंह का समय कब से कब तक था, 1638 से 1678 तक का, यही है लगभग, शायद देख लेना एक बार। तो जसवंत सिंह के मतलब 17वीं शताब्दी के बाद से जो है ख्यातों का प्रचलन शुरू हुआ, और इसी ख्यात को जो मूणोत नैन्सी की ख्यात है, इसको ही हमने राजस्थान की सबसे प्राचीन व विश्वसनीय ख्यात बोला है। तो पहला तो आपको बताना चाहिए ख्यात होता क्या है। किसी राजवंश की प्रशंसा में लिखे गए जो ग्रंथ हैं या जो लेख हैं, उन लेखों को ही क्या कहा जाता है, ख्यात कहा जाता है। ख्यात हमेशा गद्य साहित्य में लिखा है। गद्य और पद्य आप वैसे मोस्टली सब जानते हो। तो गद्य साहित्य के अंदर ख्यात लिखा जाता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद से प्रचलन हुआ है। भाषा इसकी कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी, और शैली कौन सी हो जाएगी, डिंगल। लिखेंगे कौन, चारण साहित्यकार। ये बात आपको, अब इसमें एक जो कथन है वो याद रखना है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का। वो कथन पूछ के बोल देगा कि ये कथन किसके लिए, तो ये ख्यात के लिए। कथन क्या है कि किसी भी राजवंश से उसकी वंशावली, उन लोगों के जन्म मरण की तिथियां, उनके जो महत्वपूर्ण जो उल्लेख हैं, कुछ विशिष्ट घटनाएं, उनके उल्लेख हो गए, और उस राजवंश में कोई बड़ा राजा हुआ है तो उस राजा विशेष का व्यक्तिगत विवरण जो है वो क्या कहलाता है, ख्यात कहलाता है। मोटा मोटा आप समझ गए ख्यात क्या है। ख्यात में अपन ने सबसे पहला पढ़ दिया था मूणोत नैन्सी ख्यात। शॉर्ट में एक बार हल्के हाथों से आपको वापस बता रहा हूँ, इसको नैन्सी ख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं, नैन्सी ख्यात। अपन ने पढ़ लिया है कल पूरा। नैन्सी ख्यात के ही दो भाग हैं। पहला भाग नैन्सी ख्यात कहलाता है, दूसरा भाग मारवाड़ रे परगनारी विगत कहलाता है। तो नैन्सी ख्यात या मारवाड़ रे परगनारी विगत दोनों ही किसने लिखी है, वो लिखी है मूणोत नैन्सी ने। नैन्सी कौन है, महाराजा जसवंत सिंह जो थे मारवाड़ के शासक, उनका दरबारी विद्वान है। मारवाड़ से ही संबंध रखते हैं। 1610 के आसपास में जन्म है। ओसवाल परिवार के अंदर जन्म हुआ। ये खुद चारण नहीं है, ओसवाल परिवार के अंदर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और इनके पिता जो है वो जसवंत सिंह जी के पिता गज सिंह के दरबार में रहते थे। इनके पिता का नाम था जयमल, और वो जयमल जो है वो गज सिंह जी के दरबार में रहते थे। ये भी बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, तो गज सिंह जी के दरबार में ये भी रह गए। फिर गज सिंह जी की डेथ के बाद में जसवंत सिंह जी के दरबार में रहे। इनका अधिकांश समय जसवंत सिंह के दरबार में गया, और उसमें ये बड़े प्रधानमंत्री पद पर, दीवान पद पर रहे। मतलब एक महत्वपूर्ण भूमिका थी इनके। न केवल इतिहासकार है, बल्कि मारवाड़ के प्रधानमंत्री दीवान के पद पर भी रहे मूणोत नैन्सी। और वहां रहते हुए इन्होंने चारण साहित्यकारों के साहित्य को इकट्ठा किया, चारणों के पोथी ग्रंथ को इकट्ठा किया, और उन इकट्ठे करने के ग्रंथों के आधार पर इन्होंने क्या बनाया, एक ग्रंथ लिखा जिसको कहते हैं नैन्सी ख्यात। तो ये मारवाड़ की या राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे सर्वमान्य, जिसको कहते हैं ना विश्वसनीय ख्यात, इसको माना जाता है। इसी ख्यात लिखने के कारण इनको राजस्थान का अबुल फजल या राजपूताने का अबुल फजल किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। इनकी ख्यात के बारे में जो प्रशंसा करते हुए डॉक्टर कानूनगो ने कहा कि ये जो मूणोत नैन्सी है ये इतने विशिष्ट हैं कि आप इनके अबुल फजल से जो तुलना कर रहे हो उससे भी ये अधिक योग्य है। साथ साथ इन्होंने ये बोला कि जो मूणोत नैन्सी है वो इतने योग्य हैं कि इन्होंने न केवल मारवाड़ और समकालीन जो शासकों या समकालीन राजवंशों के केवल राजनीतिक इतिहास की चर्चा नहीं की है, बल्कि उस समय के भौगोलिक क्या स्थितियां रहती थी, नदियों की स्थितियों की चर्चा की, भौगोलिक बातें बताई उन्होंने, उस समय समाज कैसा था, सामाजिक बातें बताई है, आर्थिक बातें बताई है। तो मतलब उस समय के समाज के आर्थिक व्यवस्था, भौगोलिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था का भी उल्लेख इन्होंने किया। 2-3 फैक्ट याद रखने कि नैन्सी ख्यात की तुलना किससे की जाती है, बाबरनामा से। नैन्सी ख्यात जो है उसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको दिया गया, मुरारी दान को। और नैन्सी ख्यात का हिंदी अनुवाद किसने किया है, वो किया राम नारायण दुग्गड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे विश्वसनीय ख्यात है। भाषा है इसकी मारवाड़ी, शैली है इसकी कौन सी, डिंगल। याद रह जाएगा। फिर नैन्सी ख्यात का विषय वस्तु क्या है, तो मेन इसका विषय वस्तु है मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। मेन किस पर फोकस है, मारवाड़ के राजा के लिए लिख रहे हैं तो मारवाड़ के राठौड़ों का। कई बार विषय वस्तु पूछी जाती है
लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारवाड़ का इतिहास लिखा, इन्होंने मालवा, काठियावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, मेवाड़, आमेर, जयपुर, सिरोही इत्यादि समकालीन राजवंशों के इतिहास को भी इन्होंने क्या करा है, लिखा है। मतलब मेन फोकस तो इन्होंने मारवाड़ राजवंश पर किया है, परंतु आसपास के राज्यों के इतिहास को भी इन्होंने क्या किया, लिखा। बात समझ में आती है। इस नैन्सी दी ख्यात की विशेषता है कि इसमें टोटल 36 शाखाओं, राजपूतों या क्षत्रियों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। उस समय जो राजवंश होते थे, जैसे राठौड़ राजवंश हो गया, कछवा राजवंश हो गया, गुहिल राजवंश हो गया, चालुक्य हो गया, भाटी राजवंश, यदुवंशी हो गए, इन सारे राजवंशों की टोटल 36 शाखाओं का इन्होंने उल्लेख किया। एक विशेषता इस ख्यात की है कि हर शब्द का इसमें कहीं पर प्रयोग नहीं है। स्थान विशेष को अच्छे से समझाने के लिए, जैसा मालवा मारवाड़ के इस तरफ पड़ता है या फिर आमेर मारवाड़ के इस तरफ पड़ता है, उसको अच्छे से समझाने के लिए कुल 8 दिशाओं का इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। न केवल ऐतिहासिकता पर, बल्कि इन्होंने भौगोलिक यानी नदियों, झीलों की स्थितियों का भी वर्णन किया। इन्होंने संस्कृति यानी कि त्योहारों, उस समय जो त्योहार होते थे, जो मनोरंजन के साधन होते थे, उनका भी इन्होंने क्या किया, उल्लेख किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ख्यात है, ये ख्यात आपको याद रखनी है। राजस्थान के सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात के अंतर्गत इसका नाम आता है। दूसरी बात अपन ने पढ़ी थी, एक मारवाड़ का परगनारी विगत, मारवाड़ रे परगनारी विगत, ये क्या है, इसी का ही भाग कहलाता है। तो मारवाड़ रे परगनारी जो विगत है वो किसने लिखी है, वो भी मुहम्मद नैन्सी ने लिखी है। इसकी तुलना किससे की जाती है, अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से इसकी तुलना की जाती है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी, बाबर ने खुद ने लिखी है, और आईने अकबरी जो है वो अकबर के दरबारी अबुल फजल ने लिखी, उससे तो तुलना की जाती है इसकी। और ये जो तुलना की जाती है, इसके इस ग्रंथ के उपनाम भी है, इसको गांवों की ख्यात, गांवों की ख्यात इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गांव-गांव के घरों की संख्या तक थी, जातिगत जनगणना तक थी, परगनों की आमदनी तक का उल्लेख था, तो इसे गांवों की ख्यात कहा जाता है। ये याद रखना, इतनी बड़ी थी कि इसे सर्व संग्रह भी कहा गया, और साथ ही साथ इसे इस टाइप का जो जनगणना का उल्लेख है, इसलिए इसे मारवाड़ का या राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ, या जोधपुर मारवाड़ एक ही बात है, उसका गजेटियर ग्रंथ भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या क्या उल्लेख है, तो इसमें परिगणों की जो आमदनी है, इनकम है, उसका उल्लेख है, फसलों के प्रकार का उल्लेख है, जो सिंचाई के साधन होते थे उन साधनों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो भूमि किस किस प्रकार की होती है, ये उल्लेख है। जो ठिकानों द्वारा रेख चाकरी वसूली जाती थी या राजा को दी जाती थी, उसका उल्लेख है। साथ ही साथ इस गांवों के घरों की संख्या और जातिगत जनगणना का उल्लेख है। और ऐसा जनगणना निकालने का पहला प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन थे, मुहम्मद नैन्सी। इसी वजह से उसे राजस्थान के अंदर जनगणना का अग्रज कहते हैं। तो ख्यात में अधिकांश सवाल आने की संभावना इससे, अगर इनसे नहीं आया तो कुछ और ख्याते हैं जिसकी अपन चर्चा करें। इनकी अपन चर्चा कर चुके थे, ये दोनों ही बता चुका था ना, ठीक है। अगली जो ख्यात है उसका नाम है दयाल दास की ख्यात। ये दयाल दास से पहले बाकी दास मारवाड़ की पढ़ लेते, फिर अपन है ना उसकी पढ़ेंगे अपने बीकानेर की बाकी दास की ख्यात। बाकी दास की ख्यात, ठीक है, बाकी दास की ख्यात, इसका एक अन्य नाम है बाकी दास की ख्यात को ही क्या कहते हैं, जोधपुर राज्य की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात। तो बाकी दास की ख्यात को जोधपुर राज्य की ख्यात कहते हैं। और इसके लेखक खुद कौन है, इसके लेखक या इसके रचयिता जो है वो है बाकी दास आसिया। क्या नाम है, बाकी दास आसिया। और बाकी दास आसिया आप सब जानते हो किसके दरबारी विद्वान थे, मारवाड़ के मान सिंह के दरबारी, मारवाड़ के मान सिंह के दरबारी, मारवाड़ के मान सिंह के दरबारी, उनके दरबारी विद्वान थे बाकी दास जी दरबारी, ठीक है। तो इन्होंने ये ख्यात लिखी है। इसकी विषय वस्तु क्या है, वही शैली, तो इसकी भी डिंगल शैली है। शैली कौन सी है, डिंगल शैली, डिंगल शैली में लिखी गई है। इसकी विषय वस्तु है मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास, विषय वस्तु वही है मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। और मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है, इसी वजह से इसको जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहते हैं। किसकी ख्यात कहते हैं, जोधपुर। इसमें आप देखो राव सिंह से लेकर मारवाड़ का जो संस्थापक था ना, मारवाड़ के राठौड़ों के जो संस्थापक है उनका नाम है राव सिंह। राव सिंह से लेकर मान सिंह तक का पूरा इतिहास है, राव सिंह से मान सिंह तक का इतिहास आपको मिलेगा। इसमें जो विशेष आपको याद रखना है वो दो बातें याद रखनी है।
एक बात तो ये याद रखनी है कि ये जो बाकीदास आसिया है, इनकी जो ख्यात है वो छोटी छोटी बातों का संग्रह है। तो ये 2000 बातों का संग्रह है। एक तो ये याद रखना, ये पॉइंट अपने लिए कि किस ख्यात को 2000 बातों का संग्रह कहा जाता है, तो बाकीदास की ख्यात को 2000 बातों का संग्रह कहा जाता है। एक और याद रखना है कि इस ख्यात में न केवल जोधपुर बल्कि जयपुर की स्थापना वर्षों का उल्लेख है। जयपुर व जोधपुर की स्थापना का उल्लेख है कि स्थापना का उल्लेख है। जोधपुर और जयपुर राज्य की स्थापना का उल्लेख कौन सी ख्यात में देखने को मिलता है, तो वो भी आप याद रखना बाकीदास जी ख्यात में। मोटा मोटा आप ये याद रख लो कि बाकीदास जी जो हैं वो जोधपुर राज्य की इन्होंने ख्यात लिखी है। इस ख्यात को बाकीदास जी ख्यात या जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहते हैं। बाकीदास आसिया जो ठीक है, बाकीदास आसिया जो है, बाकीदास आसिया, ये बाकीदास आसिया जो है वो मान सिंह के दरबारी ग्रंथ, इनका गांव भी याद देखते हैं ना, भांडियावास। ठीक है, भांडियावास जोधपुर में पड़ता है। भांडियावास जोधपुर से संबंध रखते हैं। चारण कवि है। कैसे हैं? आसिया जो होते हैं ये चारण है। ये कैसे कवि हैं? चारण कवि है। ठीक है, और इन्होंने लिखा है, इसकी विषय वस्तु मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास, मारवाड़ के संस्थापक यानी मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह से लेकर मान सिंह तक का इतिहास मिलेगा। बात क्या होता है, देखो कोई भी एक बड़ी, आप ये समझो कि जो पूरा लिख रहे हैं वो तो ख्यात है, किसी वंश की डिटेलिंग लिख रहे हैं वो तो ख्यात है। अगर उसमें से किसी घटना विशेष पर लिखा है ना, मतलब छोटा संक्षिप्त इतिहास, बात को अपन क्या कह सकते हैं, किसी घटना का संक्षिप्त इतिहास। कोई घटना है, उस घटना का संक्षिप्त यानी कि ब्रीफली डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। संक्षिप्त इतिहास जो होता है वो क्या कहलाता है? बात कहलाता है। अपन ने बात पढ़ी होगी पाबूजी बात, ठीक है, विरमदेव सोनग्राही बात, ये दो बातें जो फेमस चलती है, तो वो अपन को पता है कि बात जो होती है वो क्या होती है, किसी घटना का छोटा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है, बात है। तो ये 2000 छोटी छोटी बातों को मिलाकर, छोटी छोटी कथाओं को मिलाकर ये क्या बना है, पूरा एक ख्यात बनी। तो 2000 बातों का ये क्या है, संग्रह। फिर जोधपुर और यहाँ पर जयपुर। अब इसके अलावा बाकीदास ने और कौन से ग्रंथ लिखे, उनकी बात भी कर लेते हैं। यहाँ पर बाकीदास जी के कुछ अन्य ग्रंथ हैं जिनके नाम भी कई बार पूछे गए, तो याद रखें। एक आता है दातार वामनी, एक आता है दातार वामनी, ठीक है, एक आता है कायर वामनी, एक आता है नीति मंजरी। नीति मंजरी, नीति में नीत बड़ा आता है, छोटा तो यही आता है, ठीक है, नीति मंजरी। फिर अपने आ जाएगा कूक कवि बत्तीसी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई एग्जाम में। कूक कवि बत्तीसी, कूक कवि बत्तीसी, विदुर बत्तीसी, एक आता मान जसो मंडन, मान जसो मंडन। ये सारे बाकीदास जी के कुछ अन्य ग्रंथ है, जिसमें से एक तो दातार बामनी आप याद रखना, कूक कवि बत्तीसी आप याद रखना, मान जसो मंडन आप याद रखना, बाकी याद रह जाए तो। इसके अलावा सिंह छत्तीसी, सिंह छत्तीसी, जो भी ये छत्तीसी, बत्तीसी, पच्चीसी, इसमें अधिकांश ग्रंथ इनके ही है। सुर छत्तीसी, और एक आता है धवल पच्चीसी। ये सारे ग्रंथ आप याद रखिए ना, 25। ये किसके ग्रंथ हैं सारे? ये सब बाकीदास आसिया के ग्रंथ हैं। ठीक है, क्या क्या लिखे मैंने? दातार बामनी, कायर बामनी, नीति मंजरी, कूक कवि बत्तीसी, विदुर बत्तीसी, मान जसो मंडन है, मान सिंह जी पर लिखा गया मान जसो मंडन, मान सिंह के दरबारी, सिंह छत्तीसी, सुर छत्तीसी और धवल पच्चीसी। ये सब किसके ग्रंथ है? बाकीदास जी के। तो याद मोटा मोटा क्या याद रखना? हाँ, पापूजी का गीत इन्होंने लिखा, बाकी वो पापूजी के अंदर मैंने आपको लिखा है। हाँ, यही है बाकीदास आसिया। पापूजी का गीत भी इन्होंने लिखा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, पापूजी का गीत इन्होंने लिखा, पापूजी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो, तो ये अपने पास में बाकीदास जी आसिया। मोटा मोटा क्या याद रखना है? संबंध है मारवाड़ से, मान सिंह के दरबारी विद्वान है, एक ख्यात लिखी खुद के नाम पर ही बाकीदास, इसी को ही जोधपुर राज्य की ख्यात कहते हैं। मारवाड़ का इतिहास है, 2000 बातों का संग्रह, जोधपुर और जयपुर की स्थापना। आप सब जानते हो जोधपुर की स्थापना हुई थी कब? 1459 और
इसकी स्थापना जो हुई थी शायद 1727 में हुई थी। ठीक है, तो इन दोनों की जो है स्थापना का उल्लेख है, क्योंकि मान सिंह जी का समय जो है वो 1800 के आसपास में, 1803 से 1843 का समय, तो वो है मान लीजिए। ठीक है, चलिए ये बात भी आपकी कंप्लीट हो गई। और कौन सी ख्यात जो है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में, एक ख्यात है जिससे पिछले एग्जाम में सवाल आया हुआ है। कौन सी ख्यात है बताओ? नहीं, बीकानेर वाली नहीं। एक ख्यात है जिससे सवाल आया, पहले अपन मारवाड़ की पढ़ रहे हैं, फिर बीकानेर की। हाँ, कौन सी ख्यात है? मुंडियार की ख्यात। कौन सी ख्यात है? मुंडियार, इससे सवाल आया। ठीक है, तो मुंडियार की ख्यात जो है वो क्या है, इसको देख लेते हैं। मुंडियार की ख्यात जो है वो, मुंडियार की ख्यात जो है उसको बहुत सारे चारणों ने, अनेक चारणों द्वारा लिखा गया। ठीक है, और ये सारे चारण कहाँ के थे? मुंडियार क्या है पहले तो देखो, मुंडियार जागीर। यहाँ पर मुंडियार जो है वो क्या है? एक जागीर है, नागौर की एक जागीर है। मुंडियार क्या है? नागौर की एक जागीर का नाम है, जागीर का नाम है मुंडियार। पहले तो पता होना चाहिए मुंडियार क्या, नागौर की एक जागीर का नाम है। और ये जागीर किसकी थी? चारणों की जागीर थी। किसकी थी? चारणों की जागीर। और इन चारणों ने मिलकर जो ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ किसने, वो किस पर लिखा? मुंडियार की ख्यात लिखा। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है राठौड़ारी ख्यात, राठौड़ारी ख्यात। और ये सवाल आया था कि मुंडियार की ख्यात की विषय वस्तु क्या है? तो मुंडियार की ख्यात की विषय वस्तु है मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। तो तीनों ही अभी तक अपन ने जो ख्यातें पढ़ी है, चाहे वो नैनसिरी ख्यात हो, चाहे बाकीदासरी ख्यात हो, चाहे मुंडियारी ख्यात हो, तीनों में मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है। ठीक है, तो ये सवाल आया था एग्जाम में कि मुंडियार की ख्यात की विषय वस्तु क्या है? मुंडियार की ख्यात की विषय वस्तु है मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। बहुत सारे चारणों ने लिखा है, वैसे एक चारण का नाम यहाँ पर आता है चैनदान बारट, याद रख लेना, बाकी वैसे नाम नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, क्योंकि मुंडियार गांव के चारणों ने मिलकर इसको लिखा है। इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन है, मतलब मारवाड़ के किस शासक का कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई है, सारी तिथियां, मतलब राव सिंहा से लेकर। और ये मुंडियार की ख्यात जो होती है जसवंत सिंह के समय, ये किसके समय लिखी है? जसवंत सिंह प्रथम के समय, जसवंत सिंह के समय लेखन। और इसमें जो होता है कहां से कहां तक का उल्लेख है? राव सिंहा से जसवंत सिंह तक, राव सिंहा से जसवंत सिंह तक। विशेष क्या याद रखना है इसमें? विशेष उल्लेख जो है वो इसमें अपन को ये याद रखना है कि एक तो जसवंत सिंह के समय का जो उल्लेख मिलेगा, लेकिन एक जो मेन घटना है इसके अंदर मुंडियार ख्यात में वो होता था कि जो अकबर का पुत्र जो सलीम, जो बाद में जहांगीर बना था, उसका विवाह हुआ था मारवाड़ के अंदर मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री। अपन ने ये पढ़ा, लेकिन ये ख्यात कहती है कि वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री नहीं थी, बल्कि उनकी दत्तक बहन थी, गोद ली हुई बहन थी, उसके साथ हुआ था। तो ये केवल फैक्ट है, वो इसी ख्यात में मिलता है। तो इस ख्यात के अनुसार मोटा राजा उदय सिंह की दत्तक बहन का विवाह किससे हुआ? इसका विवाह हुआ था सलीम से। और वो सलीम क्या कहलाया बाद में? जहांगीर। ठीक है, एक तो फैक्ट ये याद रखो। साथ ही साथ 16वीं शताब्दी की बहुत सी बातों की चर्चा इसमें, तो आपको मोटा मोटा ये याद रखो। आपसे पूछा क्या जाएगा मुंडियार क्या है? मुंडियार नागौर की एक जागीर का नाम है। ये जागीर चारणों की थी। यहाँ के चारणों ने मिलकर मारवाड़ का इतिहास लिखा, जिनमें अग्रणी है चैनदान बारट सॉरी। और इसके अलावा आपका क्या हो जाएगा? राठौड़ा की ख्यात है। देखो पहली वाली थी वो नैनसिरी ख्यात थी, दूसरी बाकीदास की ख्यात को तो जोधपुर राज्य की ख्यात कहते हैं, और इसे कहते हैं राठौड़ा ख्यात। और इसकी विषय वस्तु क्या है? मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास, राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह तक का। तो किसके काल में ये लिखी गई? जसवंत सिंह के काल में ये लिखी गई। और इसमें विशेष फैक्ट जो है वो ये आता है, ये भी आपको याद रखना है। अगली जो ख्यात आती है उसका नाम है, अगली जो ख्यात आती है उसका नाम है जोधपुर राज्य की ख्यात। जोधपुर राज्य की ख्यात, और इसको लिखने वाले का नाम है मुरारी दामन।
कहीं कहीं पर मुरारी दान मिलता है, कहीं कहीं पर मुरारी दास है, एक ही बात है, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में ना हो, पहली प्रेफरेंस तो आपको इनको देनी, अगर ये ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में नहीं है, तो आपको किस पे जाना है, ऑप्शन में ये अगर नहीं है तो आपको एक व्यक्ति का नाम याद रखना, आईदान खिड़िया। ठीक है, ये याद रखना, जोधपुर राज्य, ये 2 खंडों में लिखी है। ये लिखी है मारवाड़ के मान सिंह के समय, मारवाड़ के मान सिंह के समय, ये 4 ख्यातें याद रख लेना, मारवाड़ के मान सिंह के समय। और इसमें किसका इतिहास है, कहां से कहां तक इतिहास है, राव सिंहा से लेकर मान सिंह तक। जो लिखवा रहा है जिसके काल में लिखी उससे आगे तो बढ़ नहीं सकते, तो उस तक जो है वो इतिहास आपको मिलेगा। कहां तक इतिहास मिलेगा, राव सिंहा से मान सिंह तक इतिहास। तो जोधपुर राज्य की ख्यात किसने लिखी है, मुरारी दान या मुरारी दास ने। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आईदान खिड़िया। 2 खंडों में इस ख्यात को लिखा गया। मारवाड़ के शासक जो है मान सिंह के काल में ये लिखी गई है, सिंहा से। अब देखो चारों को डिस्क्रिमिनेट करते वापस। नैनसी ख्यात किसके समय लिखी है, जसवंत सिंह के समय लिखी गई है। जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान है, मारवाड़ का डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखा है, उसको ही सबसे विश्वसनीय और सबसे प्राचीन ख्यात मानते हैं। बाकीदास की ख्यात को जोधपुर राज्य की ख्यात भी कहा जाता है। उसकी भी विषय वस्तु क्या है, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। याद रखिएगा, बाकीदास की ख्यात में राव सिंहा से लेकर कहां तक उल्लेख है, मान सिंह तक, क्योंकि बाकीदास मान सिंह का दरबारी विद्वान था, तो मान सिंह तक का उल्लेख है उसमें। बाकीदास की ख्यात के विशेष फैक्ट क्या है, एक तो 2000 बातों का ये संग्रह है, इतना याद रखना, और एक इसमें जोधपुर और जयपुर की स्थापना वर्ष का उल्लेख है। फिर अपन आगे कौन सी ख्यात के ऊपर आ गए अपन, मुंडियार की ख्यात। मुंडियार क्या है, नागौर का एक जागीर है जो चारणों के अधीन थी। वहां के चारणों ने सम्मिलित रूप से एक ख्यात लिखी, नाम दे दिया मुंडियार की ख्यात। मैं नाम पूछ ले तो चैनदान बाहरट। क्लियर है। मुंडियार की ख्यात की विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु है मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। इसी वजह से मुंडियार की ख्यात को राठौड़ारी ख्यात भी कहा जाता है। मेन पॉइंट इसमें क्या है, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी दत्तक बहन का विवाह करवाया था, किससे विवाह कराया था, सलीम से, जो बाद में इतिहास में जोधाबाई। अपन जो जोधाबाई पढ़ते हैं या बात अपन जो आमेर के लिए पढ़ते हैं, वो बात बताते हैं कि जोधाबाई वो आमेर के लिए नहीं है, वो गलत रूप से पढ़ा जाता है, उनका नाम तो हुरकाबाई बताते हैं, और ये जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, तो ये फैक्ट भी अपन को याद। फिर है एक जोधपुर राज्य की ख्यात नाम से किसने लिखवाई, मान सिंह ने लिखी। किसने लिखी, मुरारी दान ने लिखी। और ये 2 खंडों में, जिसमें राव सिंहा से लेकर मान सिंह तक का इतिहास मिलता है। ख्यात आपकी मारवाड़ की पूरी। ठीक, एक और याद, सिर्फ नाम याद रखते हैं ना। अगर कोई पूछे कि कवि राजा की ख्यात किसकी है, कवि राजा की ख्यात की विषय वस्तु क्या है, तो कवि राजा की ख्यात में भी मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। आपको सिर्फ इधर ही मिलेगी ख्यातें, मारवाड़ बीकानेर, ताकि और कहीं नहीं जाना। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। तो कवि राजा की ख्यात जो होती है मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। ठीक है, ख्यातें बहुत सारे लोगों द्वारा मिलकर बनाई जाती थी, लिखी जाती थी अधिकांशतः, इसलिए इसका भी कोई ऑथर नाम नहीं आता। तो कवि राजा की ख्यात है मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। मिटाओ इसे, एक ख्यात और विशेष पढ़ेंगे, फिर आपका ख्यात हो जाएगा पूरा। ठीक है, मिटाओ। एक नाम लिखिए आप, दयाल दासरी ख्यात। दयाल दासरी ख्यात, ख्यात क्या है समझ में आ गया ना। ख्यात में क्या होगा, पूरे वंश का जो है वंशावली जो है वो लिखी जाएगी, उसकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी, कब जन्म हुआ, कब मरण हुआ, क्या विशेष घटना थी उसका उल्लेख, और कोई बड़ा राजा है तो उसके व्यक्तिगत उपलब्धियों का उल्लेख भी उसमें शामिल हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना। दयाल दासरी, दयाल दासरी ख्यात लिखने वाले लेखक का नाम ही क्या है, दयालदास सिंधायच। दयालदास सिंधायच चारण कवि है ये। पहले मैंने बता दिया अधिकांशतः चारणों द्वारा लिखी गई है। इस ख्यात का उपनाम क्या है, इसे बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात है। बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात। तो दयालदास की ख्यात को बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात कहते हैं। दयालदास कौन है, बीकानेर के शासक रतन सिंह का दरबारी। बीकानेर के शासक रतन सिंह का दरबारी। बीकानेर के शासक रतन सिंह का दरबारी कौन है, तो वो है दयालदास। इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि ये जो ख्यात है ये कितने खंडों में, 2 खंडों में। आप मुझे बताओ कि बीकानेर के राठौड़ निकले कहां से, मारवाड़ से, जोधपुर से।
तो पहला खंड जो है, इसका जो प्रथम खंड है, उसमें तो प्रथम खंड में तो जोधपुर के राठौड़ों की बात कर रहे हैं, मतलब राव सिंहा से लेकर बात कर रहे हैं कहां तक, राव सिंहा से लेकर राव जोधा तक, जोधा तक। और जो दूसरा खंड है जहां पर बाद में बीका वहां चले जाते हैं और बीकानेर बसाते हैं, तो दूसरा खंड जो है, दूसरा खंड, और वो दूसरा खंड कहां से कहां तक बात करता है, राव बीका से लेकर, राव बीका से सरदार सिंह, सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक। ठीक है, दो खंडों के अंदर लिखे, वही लैंग्वेज इसकी भी वही है, किस कौन सी शैली में लिखी है, तो डिंगल शैली में। कौन सी शैली में, डिंगल शैली। ठीक है, चारणों द्वारा लिखी, बीकानेर राठौड़ विख्यात और दयाल। विशेष क्या है, विशेष याद रखना है, विशेष इसमें दो बातें हैं। एक तो अब अपने यहाँ पर राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में एक प्रचलन है कि विवाह के समय एक मीठा भोज्य पदार्थ बनाते, क्या बनाते, लापसी। लापसी, लापसी अगर कभी भी उल्लेख पूछे कि लापसी का उल्लेख कौन सी ख्यात में है, तो दयाल इसमें बताया कि विवाह के समय लापसी की बनाने की विधि क्या है। तो अच्छी लापसी अगर कभी आपको बनानी हो तो किसकी ख्यात पढ़नी है, दयालदास की। एक तो याद रखना, विवाह के समय, हाँ आया हुआ सवाल है मेरे मन से नहीं, विवाह के समय बनाने वाली, विवाह के समय बनने वाला मीठा व्यंजन लापसी की विधि का उल्लेख कौन सी ख्यात में है सर। दूसरी बात है, ये जो ख्यात है ना, इस ख्यात में एक और उल्लेख है। उस समय क्या था कि राजस्थान में एक प्रचलन था कन्यावध का। चारणों द्वारा जब किसी की भी कन्या होती थी राजपूतों में, तो कन्या जब बड़ी हो जाती थी, विवाह योग्य हो जाती, तो बहुत सारा एक कर के रूप में, एक प्रथा के रूप में, एक रीति रिवाज के रूप में टैक्स वसूला जाता था। तो उस टैक्स से बचने के लिए क्या करते थे, राजपूत राजा महाराजा या सामंत वगैरह होते थे, वो अपनी बच्चियों के जन्म होते उनको क्या करते थे, मार देते थे। कन्यावध खूब होता था यहाँ, आई बात समझे। तो कन्यावध को रोकने के लिए ये जो राजा है, इसने गया कहां पर है, बिहार में, गया बोध गया जिसको गया कहते हैं, गया बिहार में अपने सामंतों को शपथ दिलाई थी कि आप क्या नहीं करोगे, कन्यावध। वो बात कौन सी ख्यात से पता लगती है, दयालदास की ख्यात से। तो याद रखना, रतन सिंह ने अपने सामंतों को गया बिहार में कन्यावध न करने की शपथ दिलाई थी। तो ये भी बात याद रख लेना, दिलाई थी। कौन सी शपथ है, तो रतन सिंह ने अपने सामंतों को गया बिहार में कन्यावध न। एक फैक्ट और याद रख लेना, ये राजस्थान की सबसे नवीनतम ख्यात है, राजस्थान की सबसे नवीनतम ख्यात। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम ख्यात कौन सी है, नैनसी। राजस्थान की सबसे नवीनतम ख्यात कौन सी है, दयालदास। आपको लगभग बता दूं मैं, मुझे एग्जैक्ट टाइम तो इनका नहीं याद है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं कि ये लगभग हुए हैं 1830 के और 1857 के आसपास के ये राजा हुए हैं। मतलब 1857 में आप जब क्रांति देखते हो, तब यहाँ पर इनका बेटा सरदार सिंह आ जाता है, रतन सिंह का बेटा। मतलब सरदार सिंह से थोड़े पहले, यानी 1800 से और 1850 के बीच का समय रतन सिंह का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन वो एक समय है। तो आपको हाँ, डूमजी जवाहर जी 1800, तो वो क्रांति से थोड़ा सा पहले रतन सिंह ही राजा थे। ठीक है, क्रांति के समय तो प्रॉपर तो सरदार सिंह थे, और उससे पहले रतन सिंह, बिल्कुल यही वाले। तो देखो क्या क्या याद रखना है, दयालदास की ख्यात कोई क्या कहते हैं, बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात। तो इसकी विषय वस्तु क्या होगी, बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। क्लियर है एक तो बात। दूसरी, लिखा किसने, दयालदास सिंधायश ने। कौन है, ये भी चारण कवि है। किसके दरबारी है, रतन सिंह के दरबारी। दो भाग में लिखा है। पहला भाग ये बोलते हैं हमारी उत्पत्ति भी तो मारवाड़ के राठौड़ों से ही है, तो हमारा आदि पुरुष भी कौन है, राव सिंह। राव सिंह से राव जोधा तक तो हम एकदम सेम है। फिर राव जोधा का बेटा जो है बीका, राव जोधा का पुत्र था, बड़ा पुत्र बीका,
वो बीका जो है वो अलग हो गया, और बीका अलग होकर उसने क्या बसा दिया, बीकानेर। तो फिर हम आ गए बीकानेर। अब हम बीका से लेकर कहाँ तक पहुंच गए, मेरे बेटे सरदार सिंह की राज्याभिषेक, मतलब इनकी डेथ हो जाती है जब भी ख्यात पूरी होती है, तो इसके बाद में किसका राज्याभिषेक हो चुका है, सरदार सिंह का। तो सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक दूसरे खंड में आ गया। फिर इसमें जानकारी क्या है, एक तो लापसी कैसे बनानी सीखनी है, तो दयालदास की ख्यात, ठीक है। रतन सिंह ने अपने सामंतों को क्या बोला, कन्यावध नहीं करना है, ये बात भी कहां पर है। और राजस्थान की सबसे नवीनतम ख्यात कौन सी है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, 2 बातें और लिखेंगे और अपना ख्यात वाला टॉपिक पूरा। क्या है 2 बातें, एक तो याद रखना भाटियोरी ख्यात। अब लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लिख देता हूं, ये जैसलमेर के भाटियों का उल्लेख है। ऐसा नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी भाटियों की ख्यात में किसका उल्लेख है, तो जैसलमेर के भाटियों का, जैसलमेर के भाटियों का इतिहास। और अगर ये पूछ ले कि किशनगढ़ की ख्यात, तो किशनगढ़ की ख्यात जो है, किशनगढ़ की ख्यात में किशनगढ़ के राठौड़ों का उल्लेख है। राजस्थान में राठौड़ों की जो 3 प्रमुख रियासतें कहते हैं, राठौड़ों का इतिहास, तो उसमें पहली कौन सी थी, मारवाड़। मारवाड़ से कौन सी निकली बीका के समय, अपने बीकानेर। और बाद में मोटा राजा जो उदय सिंह है, उनका जब समय आता है तो उस समय किशन सिंह लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास, 1605 1609, तो 17वीं सदी होगी। 17वीं सदी में जो है वो कौन लेके, किशन सिंह जो है, इनके 9वें पुत्र होते हैं शायद, तो वो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र जो है वो किशन सिंह जो है वो किशनगढ़ रियासत बसा देते हैं। तो तीनों में क्या है, राठौड़ है। और किशनगढ़ का एक शासक का नाम अपन बहुत पढ़ते हैं, सामंत सिंह या नागरीदास, तो वो कौन से हैं, राठौड़ है, किसी एग्जाम में पूछ ले, ठीक है। फिर एक ख्यात और रख लेना याद, जैसलमेर की ख्यात, इसका लेखक याद रखना। जैसलमेर की ख्यात का लेखक जो है, इसका नाम आता है मेहता है, ये नाम मेरे दिमाग से इसका स्किप कर दिया, चलो इसका मैं नाम बता दूंगा, मेहता है इसका नाम, लालचंद मेहता या क्या है, मैं आपको इसका नाम लिखवा दूंगा, ठीक है। जैसलमेर की ख्यात, ध्यान से निकल गए मेरे। तो ये कुछ ख्यातें आपको याद रखनी है। किस किस की अपन ने ख्यात पढ़ ली, एक तो नैनसी की ख्यात, उसी में मारवाड़ में परगना की विगत पढ़ ली, एक अपन ने पढ़ ली बाकीदास की ख्यात और बाकीदास के अन्य ग्रंथ पढ़ लिए। इसके अलावा मुंडियार की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात और अपने दयालदास की, कुछ ये विशेष बातें थी जो अपन ने लिख ली। ख्यात के बाद में अपन आते हैं बचने का, क्या रासो पढ़ लेते हैं, रासो देखो, रासो ग्रंथ क्या होता है, सीधा सीधा पूछा जाता है। देखो अभी तक पढ़ा तो पूरे वंश को पढ़ना है, जन्म पढ़ना, मरण पढ़ना है, त्योहार पढ़ने हैं, और भी बहुत सारी जो चीजें होती है उस समय के खान पान वगैरह वो सब पढ़ना है, तब तो आप ख्यात पढ़ो, ठीक है। न केवल ऐतिहासिक घटनाओं बल्कि सामाजिक आर्थिक घटनाओं। लेकिन सीधे सीधे राजा के युद्ध पढ़ने या राजा के शौर्य का गुणगान देखना है, वीरता का गुणगान, तो फिर क्या पढ़ो, रासो। तो रासों में क्या मिलेगा आपको, रासों जो है उसमें क्या मिलेगा, राजाओं के युद्धों व अभियानों का उल्लेख, युद्धों व अभियानों, जो दक्षिण में जाते थे अभियान के या युद्धों के उल्लेख जो देखना है, तो वो कौन सा मिलेगा, वो मिलेगा रासों में। तो युद्ध देखने हैं या अभियान देखने हैं तो किस में मिलेंगे, रासो ग्रंथ में। कुछ प्रमुख रासो ग्रंथों की अपन बात करेंगे। सबसे फेमस है, आप सब जानते हो, बार बार आपने लिखा हो, लेकिन फिर भी अपन पढ़ रहे हैं तो एक बार स्टार्ट इसी से करेंगे, पृथ्वीराज रासो। लेखक का नाम आप सब जानते हो, क्या नाम है, चंद्रगुप्त। वास्तविक नाम जो है पृथ्वी भट्ट या पृथ्वी बलादी भट्ट, पृथ्वी बलादी भाट या भट्ट, पृथ्वी भट्ट भी कहते हैं। लाहौर में जन्म है इनका, जन्म कहाँ पर इनका, लाहौर, ठीक है। किसके दरबारी हैं, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी, पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी। क्या विशेष है देख लेते हैं। पहला तो आपको पता होना चाहिए रासो ग्रंथ कौन सी शैली में लिखा है, ये लिखा है पिंगल शैली। कौन सी शैली में, पिंगल शैली। मैंने आपको जब पिंगल और डिंगल में अंतर बताया था तब ये बहुत अच्छे से क्लियर किया था
कि पश्चिमी राजस्थान में कौन सी है, डिंगल शैली है। पूर्वी राजस्थान में कौन सी, पिंगल है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप कौन सा है, डिंगल है। ढूंढाड़ी या फिर ब्रज भाषा का साहित्यिक रूप कौन सा है, पिंगल है। चारण साहित्यकारों द्वारा डिंगल लिखी है और भाट साहित्यकारों द्वारा क्या लिखी गई है, पिंगल। बताया था पूरा। जो डिंगल जो पिंगल है वो आपके गद्य साहित्य में है, सॉरी डिंगल है जो गद्य साहित्य में, और पिंगल जो है वो आपके पद्य साहित्य में। गद्य और पद्य होता क्या, मोटा मोटा आप समझ लो, ठीक है। गद्य और पद्य में क्या फर्क है, अगर मैं बात करूं गद्य की और पद्य की बात करूं, देखो मोटा आप बस यू रटना नहीं है, सिर्फ याद रखना, जो बोलकर लिखा जाता है यानी जिसमें गायन इंक्लूड ना हो वो तो आपका क्या है, गद्य है। जिसको गाकर यानी गीत में रूप में, लयबद्ध रूप में पढ़ा जाता है वो क्या है, पद्य। क्या रह जाएगा, जिसको ये आसान होता है पढ़ने में, सिंपल। ये पढ़ने में थोड़ा क्या होता है, कलिष्ठ होता है। हाँ ये वो बता रहा होता। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति होती है, किसकी, विचार होते हैं, मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसका अर्थ निकलता है। ये मन के भाव है, ये इंसान के मन की जो भावना है उस भावना के रूप में ले। इसमें क्या क्या आते हैं ये आपको पता, इसमें आता है सा आपका पत्र, आपका कहानी, आपके व्यंग, ठीक है, कथा, ठीक है, उपन्यास, ग्रंथ, ये सारे किसमें आएंगे, गद्य। इसमें क्या आएगा, सिर्फ कविता, मैडम कविता, ठीक है। और इसमें क्या आएंगे, गीत, गीत रूपों में लिखा जाएगा, या कविता रूपों में वो क्या है, आपका पद्य। ये पढ़ने में थोड़ा आसान रहता है, पढ़ने में कठिन रहता है। ये विचारों की अभिव्यक्ति है, भावनाओं की अभिव्यक्ति है। ये अपने कह सकते हैं कि गायन के रूप में, लयबद्ध रूप में नहीं होता, ये लयबद्ध रूप में होता है। इसमें पत्र, कहानी, व्यंग्य, कथा, उपन्यास होते हैं। इसमें ये सब जो होते हैं वो नहीं होता है। इसमें अलंकार का प्रयोग नहीं होता, इसमें अलंकार का प्रयोग होता है। मोटा मोटा याद रखना है, बाकी कोई ज्यादा आप तो सिर्फ इतना याद रखो कि इसमें क्या आते हैं और इसमें क्या आते हैं। कविता, गीत हमेशा किसमें लिखे होंगे, पद्य में, और बाकी जो होते हैं उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो मिश्रण होते हैं दोनों के, चंपू काव्य कहलाते हैं, ठीक है, जिसमें गद्य पद्य, जो गद्य पद्य मिश्रित है वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो ये किसमें, पिंगल शैली में। पिंगल हमेशा जो है उसमें रासो ग्रंथ, मैंने आपको बहुत सारे रासो ग्रंथ बताए थे, पिंगल। तो पृथ्वीराज थर्ड का दरबारी है, लिखने वाले लेखक का नाम। इससे याद क्या क्या रखना है, एक तो 1 लाख छंद, 1 लाख छंद व 69 अध्याय, ठीक है। इसे हिंदी का यानी ब्रज भाषा, ब्रज हिंदी का प्रभाव, ब्रज हिंदी का प्रभाव, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम महाकाव्य। बाकी सारी बातें आपको पता है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अब बाकी क्या क्या बातें मिलेगी इसमें, इसमें पहली बात तो मिलेगी चौहानों की उत्पत्ति किससे, चौहानों की उत्पत्ति किससे मानता है ये, अग्निकुंड से। एक बात तो ये हो गई साहब, आप बार बार जानते हो तो पूरी बातें लिखने की जरूरत नहीं। अग्निकुंड से मानते हैं, पूरा अग्निकुंड सिद्धांत आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। चौहानों की उत्पत्ति किससे, अग्निकुंड से। दूसरा, इसमें पृथ्वीराज के अभियानों का उल्लेख, इसमें पृथ्वीराज सहयोगिता की प्रेम कहानी का उल्लेख, पृथ्वीराज सहयोगिता, इसके अनुसार ही क्या हुआ था, इसके अनुसार कहते हैं कि तराइन युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज को कहां ले गए थे, गजनी। तो एक जो शब्द भेदी बाण वाली कथा है, ये स्टोरी है, शब्द भेदी बाण वाली, शब्द भेदी बाण वाला जो प्रसंग है वो भी किसमें आता है, इसी में ही आता है, ये याद रख लेना, ठीक है। तराइन के युद्ध का उल्लेख है। और एक बात ये और करता है जो अपन ने घटना लिखी है, एक थाल जन्म और एक थाल मरण वाली, एक थाल जन्म व एक थाल मरण वाली बात भी जो है वो भी यहाँ पर, ठीक है। ये सारी बातें कहाँ पर लिखी गई है, पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो जो है उसको, ठीक है, एक बार ये इतनी बात लिख दो। पृथ्वीराज, पहली बात तो होती है रासो क्या है, किसी राजा की वीरता में लिखे गए ग्रंथ या उसके युद्धों के अभियान जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके युद्ध या उसके अभियानों का उल्लेख कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, रासो ग्रंथ। मेन फेमस है सबसे ज्यादा पृथ्वीराज रासो। लिखने वाले का नाम है चंद्र बरदाई, जन्म है इनका लाहौर में, वास्तविक नाम है पृथ्वी बलादी भाट या पृथ्वी भट्ट। क्लियर है। पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी विद्वान है।
यानी कि इन्होंने अजमेर के चौहानों का या सांबर के चौहानों का क्या लिखा है, इतिहास लिखा है। ये कैसा पिंगल शैली में लिखा गया है। 1,69 इसमें अध्याय, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। क्या क्या घटनाएं देखने, ये कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, वही आबू में गुरु वशिष्ठ द्वारा किया गया यज्ञ, 4 प्रतिहार परमार चालुक्य चौहान वाली बात। फिर ये कहता है कि पृथ्वीराज ने किस किस प्रकार से प्रारंभिक अभियान अपने किए, किस प्रकार से नागार्जुन को हराया, भंडानकों का दमन किया, किस प्रकार से उसने भीमदेव के विरुद्ध महोबा के परमर्दी देव को हराया, वो सारी घटना है। तो अपन डिटेल ज्यादा नहीं जाएंगे। पृथ्वीराज जो सहयोगिता, जयचंद गढ़वाल की पुत्री, कन्नौज के जयचंद गढ़वाल की पुत्री का जो प्रेम प्रसंग है, जो पृथ्वीराज सहयोगिता हरण करके लेकर जाता है, जो विवाह है, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, वो सारी गंधर्व विवाह वाली स्टोरी यहाँ पर। फिर ये कहते हैं कि तराइन युद्ध में पृथ्वीराज की हार हो जाती है। ये भी मानता है कि तराइन युद्ध में दूसरे वाले में पृथ्वीराज की हार। फिर पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गए और वहां पर पृथ्वीराज ने सप्तवेदी बाण से किसको मार दिया, मोहम्मद गोरी को। वो अपन ने पूरा कथानक जो पढ़ा है वो क्या है, 4 बाज 24 गज आंगड़ अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान वाला जो बात है, वो भी कौन सा ग्रंथ कहता है, ये कहता है। और इसमें तराइन युद्ध का फिर ये कहता है कि लास्ट में पृथ्वीराज को मैंने मार दिया कटार से और मुझे पृथ्वीराज ने मार दिया, मतलब हमारा जन्म भी एक समय और हमारा मरण भी, यानी एक थाल जन्म और एक थाल मरण। ये सारी घटनाएं कहाँ पर है। एक बात अपन को सिर्फ याद रखनी है और कि इस ग्रंथ को पूरा किसने किया, तो इस ग्रंथ को पूरा किया है चंद्रबरदाई के दत्तक पुत्र, क्या नाम है, जलहन। चंद्रबरदाई का जो दत्तक पुत्र है, इस ग्रंथ को पूरा करने का श्रेय किसे दिया जाता है, वो दिया जाता है जलहन को। जलहन कौन है, चंद्रबरदाई का दत्तक पुत्र। दत्तक होता है मतलब गोद लिया हुआ पुत्र, ठीक है। चंद्रबरदाई का दत्तक पुत्र जो होता है जलहन। जलहन का एक अन्य ग्रंथ भी याद रखे ना, ठीक है। जलहन का एक और ग्रंथ आता है बुद्धि रासो। ठीक है, एक बुद्धि रासो और याद रख लेना, ठीक है। ये आ गया आपका सब पहला रासो ग्रंथ, कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। अगले ग्रंथ की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से कंप्लीट है, ठीक है। अगला जो आता है आपका रासो ग्रंथ में, वो आता है जो बहुत तो आपने लिखे हुए हैं, जो आपको याद है वो तो याद है, कुछ नया फैक्ट हो तो वो जोड़ते जाना। बिसल देव रासो, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैंने पढ़ा है, कब, जब मैंने आपको गोडवाड़ी भाषा बताया, ठीक है। बिसल देव रासो जो ग्रंथ है वो लिखा है नरपति नारा ने, और ये कब लिखा है, 16वीं सदी में। इससे क्या चीज सिद्ध होती है, इससे ये सिद्ध होती है कि ये बिसल देव यानी विग्रहराज के दरबारी नहीं है, विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी नहीं है। मतलब दरबारी होते तो विग्रहराज चतुर्थ का समय तो आप सब जानते हो, उनका तो 1153 से 58 के आसपास का समय, ठीक है। तो उनके दरबारी, क्योंकि ये तो 16वीं सदी में लिखा है, तो विग्रहराज के दरबारी विद्वान नहीं है। तो इनके दरबारी विद्वान कौन थे, सोमदेव, जिन्होंने ललित विग्रहराज लिखा, ये बाद में लिखा गया, ठीक है। इसकी जो भाषा है वो भाषा कौन सी है सर, गोडवाड़ी या गोडवाड़ी बोली। अगर भाषा की जगह भाषा हटा दे तो बोली, गोडवाड़ी बोली में ये लिखा गया है बिसल देव रासो। कहानी आप जानते हो किसकी है, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज या बिसल देव चतुर्थ व राजमती की प्रेम कहानी। यानी ये ग्रंथ जो है ना, ये ग्रंथ किस पर लिखा हुआ पता है, ये ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ अपने कैसा ग्रंथ है, श्रृंगार रस, प्रेम कहानी और विरह ग्रंथ और वीर रस भी इसमें का सम्मिलित हो। ठीक है, रासो ग्रंथ है, ठीक है। नरपति नारद द्वारा लिखा है 16वीं शताब्दी में। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान नहीं है, क्योंकि विग्रहराज का समय आप सब जानते हो वो अलग है, ये बाद में 16वीं सदी में। गोडवाड़ी बोली जो है उसमें लिखा विग्रहराज और राजमती। राजमती अपन सब जानते हैं भोज परमार यानी कि मालवा की राजकुमारी थी। अब अपन ने पढ़ा था कि कितने खंड में है, 4 खंडों में। अपन पूरी स्टोरी जानते, देखो कैसे इसको हमने
प्रेम कहानी बोला, तो पहला खंड क्या करता है, इन दोनों का प्रेम करवाता है। विग्रहराज और राजमती का प्रेम है, तो पहले खंड में तो ये सिद्ध हो गया, ये कैसी कहानी है, प्रेम कहानी। वीर रस कहां पर आया कि ये विग्रहराज जो है किससे नाराज होकर, राजमती से नाराज होकर एक तो उड़ीसा अभियान पे जाते हैं, उड़ीसा खानदेश अभियान पर वो जीतते हैं, और लास्ट में ये कहां पर जाते हैं, चित्तौड़ अभियान पर, और दोनों अभियान में जीतते हैं। तो ये कैसा है, वीर रस का भी ग्रंथ है। इसमें जो है शुरुआत में प्रेम है तो श्रृंगार है, ठीक है। और बाद में तीसरे खंड में हम देखते हैं कि राजमती जो है वो क्या करती है, विग्रहराज के विरह में तड़पती रहती है, और चौथे खंड में फिर उसको विग्रहराज, इस राजमती को उसके पिता भोज परमार मालवा ले जाते हैं। चारों खंड पता है, पहले खंड में प्रेम कहानी होगी, दूसरे खंड में विग्रहराज राजमती से नाराज होकर उड़ीसा और खानदेश अभियान पे जाते हैं, वहां जीत कर आते हैं। तीसरे खंड में ये अकेली बैठी बैठी याद करती रहती है, दुखी होती रहती है, किसको, विग्रहराज को, उसका वर्णन है। और चौथे खंड में राजमती जो है अपने पिता भोज परमार के साथ मालवा चली जाती है, और विग्रहराज जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं। कुमारपाल के जो प्रशासक हैं उसको चित्तौड़ दुर्ग पर हराते हैं, और चित्तौड़ पर विग्रहराज का क्या हो जाता है, अधिकार। ये घटना अपन ने पूरी पढ़ ली। एक ग्रंथ आता है, कोई डाउट? अगला जो आता है उसका नाम है कुमाण रासो। ये रासो ग्रंथ आपको याद रखने पड़ेंगे। कुमाण रासो किसने लिखा था, कुमाण रासो? दलपत विजय। बहुत बढ़िया, कुमाण रासो लिखा है दलपत विजय। कुमाण रासो किसने लिखा है, दलपत विजय ने। ये लेखक के नाम याद रखें, इधर मैं इधर ग्रंथ लिख रहा हूँ, इधर लेखक लिख रहा हूँ, ठीक है। कुमाण रासो, कुमाण रासो जो है इसमें कहाँ की जानकारी है, कुमाण रासो में जानकारी है मेवाड़ का इतिहास। किसका इतिहास है, मेवाड़। तो कहाँ के इतिहास से संबंधित है, मेवाड़। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उपनाम है इसका उपनाम है मेवाड़ का एनाल्स ग्रंथ। मेवाड़ का एनाल्स, कौन से ग्रंथ को मेवाड़ का एनाल्स ग्रंथ कहा जाता है, तो कुमाण रासो को जो है मेवाड़ का एनाल्स ग्रंथ कहा जाता है। क्लियर है। इसमें जो है ना मेवाड़ के शासक कुमाण सेकंड का वर्णन है, कुमाण सेकंड का उल्लेख किया। वैसे तो शुरुआत से लेकर उल्लेख है इसमें, कहां से कहां तक उल्लेख है, तो इसमें बप्पा रावल से लेकर, ठीक है, बप्पा रावल से लेकर और कहां तक, राज सिंह तक। मतलब इसका मतलब ये पता चलता है कि किसके काल में लिखा गया, राज सिंह के काल में। और राज सिंह का काल अपन सब जानते हैं कौन सा है, 1652 से 1680। तो राज सिंह तक का इतिहास है। जब राज सिंह तक लिखेगा तभी आदमी बता पाएगा कि उस टाइम तक वो राजा है। तो राज सिंह के काल के आसपास में दलपत विजय ने लिखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, राज सिंह के काल में। क्लियर है। एक इसमें घटना और याद रखनी है, जो क्या है, हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ ना, हल्दी घाटी युद्ध के बाद राणा प्रताप, महाराणा प्रताप व उनके भाई, उनके जो रूठे हुए भाई थे, क्या नाम था, शक्ति सिंह के मिलन का उल्लेख एक और ग्रंथ में भी है, इसमें भी मिलन का उल्लेख। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। कुमाण रासो जो है वो किसने लिखा है, दलपत विजय ने लिखा है, राज सिंह के काल में लिखा है। इसमें मेवाड़ का इतिहास है पूरा, जो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास। कहाँ, बप्पा रावल का समय लगभग 734 की एक घटना अपन को दिखती है, वहां से लेकर और 1680 तक का लगभग जो 1100 साल या 1000 साल को जो कवर किया, 900 साल तक, उन पूरे साल को इन्होंने क्या किया, कवर किया। तो इसको मेवाड़ का एनाल्स ग्रंथ भी कहते हैं। लिखने वाले का नाम है, इसमें मेवाड़ के एक शासक कुमाण सेकंड पर भी जो है फोकस किया गया है, उनके बारे में भी उल्लेख है, इसलिए कुमाण रासो नाम है इसका। और इसमें हल्दी घाटी युद्ध के बाद में राणा प्रताप और उनके भाई जो है वो शक्ति सिंह, उनके भाई शक्ति सिंह के मिलन का उल्लेख भी है। जब शक्ति सिंह रूठ जाते हैं, फिर अपना घोड़ा देते हैं, याद आ रहा है क्या नाम था घोड़े का, त्राकड़। बहुत बढ़िया। चेतक का क्या था, भाई था, काठियावाड़ी नस्ल का एक घोड़ा था, जो चेतक जब घायल हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर शक्ति सिंह अपना घोड़ा त्राकड़ देकर किसको, महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से जो है एक बार सुरक्षित बाहर भेजते हैं। कुमाण सेकंड के समय वो आक्रमण हुआ था, उसका भी उल्लेख है। हाँ, कुमाण सेकंड के समय जो उल्लेख, बिल्कुल मामू, जो पहला चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो पहला आक्रमण हुआ था ना, विदेशी आक्रमण, वो था अफगान तुर्क शासक जो है, अफगानिस्तान का एक सेनापति या सूबेदार था मामू।
वो पहला आक्रमण माना जाता है, वो बिल्कुल इसी के टाइम पे। कुमार नाम के 3 शासक हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, जिसमें इसमें कुमार सेकंड का उल्लेख है। अगर कभी पूछ ले कि ये किस कुमार का, ऑप्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों दे दे तो आपको, जैसे विग्रहराज 4 हुए तो चतुर्थ पढ़ते हैं। अगला जो आता है आपका ग्रंथ, उसका नाम है शत्रुसाल रासो। देखो ये रासो ग्रंथ याद रख लेना, एक साथ ही लिखवा रहा हूं मैं आपको सारे। शत्रुसाल रासो जो इंपॉर्टेंट है आप देख लेना आपके हिसाब से, ठीक है। शत्रुसाल रासो, शत्रुसाल रासो लिखा है डूंगर सिंह ने। डूंगर सिंह किसने लिखा है? डूंगर सिंह। और इसमें जानकारी किसकी मिलती है? सीधी सीधी इसमें जानकारी मिलती है बूंदी के एक शासक की। कौन है? बूंदी का शासक। और ये बूंदी का शासक कौन है? महाराव शत्रुसाल। शत्रुसाल, शत्रुसाल के वैभव की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार शत्रुसाल जो थे, तो याद रखना। ये शत्रुसाल लगभग आपको मैं बता दूं कि धर्मत के युद्ध में, धर्मत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। धर्मत के युद्ध में आपको सबको पता है, धर्मत का युद्ध लगभग 1658 ईस्वी का समय उज्जैन मध्य प्रदेश में युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध जो मुगल उत्तराधिकार युद्ध था, जिसमें एक तरफ से कौन लड़ रहे थे? एक तरफ से दारा शिकोह, एक तरफ से जो शाहजहां जो है उसमें तो दारा शिकोह को रखा हुआ था कि मैं अपना चाहता हूँ मेरे बाद में जो मेरा उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? दारा शिकोह। और दूसरी तरफ कौन थे? औरंगजेब और मुराद। और इसमें जीत किसकी हुई थी? दारा शिकोह की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मारवाड़ के जसवंत सिंह पर। तो इस धर्मत के युद्ध में एक और घटना थी, क्या इनकी ही बेटी थी जसवंत दे, हाड़ी रानी जसवंत दे, जिन्होंने जसवंत सिंह के हारने के बाद में जोधपुर दूध के दरवाजे बंद कर दिए थे और लकड़ी के बर्तन में उनको खाना। इनकी पुत्री थी पक्का? हरीश्वर वो हाड़ी रानी थी, बूंदी के हाड़ा राजा शत्रुसाल हाड़ा की ही पुत्री थी, जितना मुझे याद है। इन शत्रुसाल हाड़ा की जो हाड़ी रानी जसवंत दे जिनका नाम है, एक बार और फैक्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया शत्रुसाल रासो। एक और ग्रंथ याद रखना जिसका नाम है कायम खां रासो। इससे एक सवाल आया हुआ, कायम खां रासो किसने लिखा? जान कवि नियामत खां। जान कवि नियामत खां, ठीक। इसमें मेन जो जानकारी अपन को मिलती है वो जानकारी अपन को क्या मिलती है? देखो ये अधिकांश जो रासो ग्रंथ है वो कौन सी शैली में है? पिंगल शैली में, ठीक। अधिकांश पिंगल शैली में, याद रखना, ठीक है। तो खुमान रासो भी पिंगल में है, पृथ्वीराज रासो भी पिंगल में। ये जो कायम खां रासो है ये लिखा है फतेहपुर जो है ना, फतेहपुर के कायम खानी वंश, कायम खानी वंश की जानकारी। कायम खानी एक मुस्लिम वंश है, उस वंश की जानकारी। और ये अपनी उत्पत्ति चौहानों से मानते हैं। ये बोलते हैं कि हमारा जो कायम खानी वंश है, कायम खानी वंश, वो कहते हैं कि ये कायम खानी वंश जो है ये गोगा जी के वंशज, गोगा जी के वंशज करम सिंह, लिखा है था गोगा जी के वंश में 17वीं पीढ़ी में करम सिंह हुए थे। ये करम सिंह जो है इन्होंने दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के कारण ये मुस्लिम बन गए थे। और इनका ही वंश आगे क्या कहलाया? करम सिंह से क्या कहलाया? कायम खानी वंश। तो कायम खानी, तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि फतेहपुर के कायम खानी वंश का उल्लेख कायम रासो में किसने किया है? तो वो किया है जान कवि नियामत खां ने। इसमें फतेहपुर के कायम खानी वंश की जानकारी है, जो एक मुस्लिम वंश है। ये अपनी उत्पत्ति चौहानों से मानते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये बोलते हैं चौहानों की उत्पत्ति जो है ना कायम, ये सवाल भी पूछा गया है कि जान कवि चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से मानते हैं? ये मानते हैं वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से, जो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है उससे उत्पत्ति मेनली कौन मानता है? बिजोलिया शिलालेख। और ये उसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। तो ये भी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से चौहानों की उत्पत्ति मानते हैं। तो कौन सा ग्रंथ अपन बात कर रहे हैं? कायम खां रासो। कायम खां रासो जान कवि नियामत खां ने लिखा। फतेहपुर के कायम खानी वंश की जानकारी मिलती है। ये वंश मानते हैं कि गोगा जी की पीढ़ी में 17वीं पीढ़ी में एक करम सिंह हुए थे। और करम सिंह जो है
दिल्ली के सुल्तान जो फिरोज शाह तुगलक के समय, उनके आक्रमण के समय ये मुसलमान बन गए और इन्हीं का वंश आगे जाके क्या कहलाया, कायम खान वंश। और जो आते हैं, एक आता है प्रताप रासो। प्रताप रासो, ठीक है, रासो ग्रंथों को आपको याद रखना। किसने लिखा प्रताप रासो? प्रताप रासो लिखा है जाचक जीवन। जाचक जीवन, जाचक जीवन ने क्या लिखा है? प्रताप रासो। और इसमें जानकारी किसके बारे में मिलेगी बताओ? अलवर के प्रताप सिंह। वेरी गुड। यहाँ महाराणा प्रताप के बारे में नहीं है, अलवर के राव राजा, अलवर के राव राजा प्रताप। अलवर के संस्थापक भी प्रताप सिंह को मानते हैं, ठीक है, अलवर के संस्थापक। अलवर जो रियासत है उसके संस्थापक प्रताप, लगभग 1700 के आसपास में, 1730 के आसपास में या इस टाइप में, 1772 ऐसा है, 1772 या 73 के आसपास में इन्होंने स्थापना की थी। और अलवर के राव राजा, ये कछवा वंश की नरु का शाखा है, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? प्रताप रासो। आपको ये ग्रंथकार का नाम याद रखना है, जाचक। ये महाराणा प्रताप के बारे में नहीं है, ये प्रताप सिंह कहाँ के? अलवर के राजा। तो इस टाइप से पूछ लेगा कि अलवर के राजा प्रताप सिंह पर लिखा गया प्रताप रासो किसने लिखा है, या जाचक जीवन ने प्रताप रासो में किसका उल्लेख किया? इस टाइप से कैसे भी घुमा के आपको पूछ लेगा। एक ग्रंथ आता है रतन रासो। रतन रासो, रतन रासो लिखा है कुंभकर्ण सांदू। सांदू क्या होता है? चार। तो इसमें किसका इतिहास है? मारवाड़ के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। ठीक है, जसवंत सिंह के समय, जसवंत सिंह के समय लिखा है, जसवंत सिंह प्रथम के समय। इसमें जो मेन घटना है ना, वो मारवाड़ के राठौड़ों की नहीं है। जो मेन पूछ, रतलाम का एक राजा हुआ था जिसका नाम था रतन सिंह महेश दासो, राठौड़ रतन सिंह, ठीक है। देखो आपको घटना बता दूं, पहले ये लिखिए, रतन रासो जो था किसने लिखा है? कुंभकर्ण सांधु ने। और कुंभकर्ण सांधु कौन है? चारण है। इसमें मोटा मोटा तो मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास है, लेकिन जो मेन घटना है रतन रासो, नाम रतन रासो दिया लेकिन इनका तो नाम जसवंत सिंह है। ये रतन सिंह कौन है? ये रतलाम का राजा, रतलाम पड़ता है एमपी में। रतलाम के एक राजा थे जिसका नाम था रतन सिंह महेश दासो, राठौड़ राजा थे। ये जसवंत सिंह के साथ में लड़ रहे थे, कौन सा युद्ध? धर्मत का युद्ध। और इस धर्मत के युद्ध में बहुत वीरता से ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इन पर एक वचनिका भी लिखी हुई है, रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। जब मैंने आपको इधर डिंगल साहित्य के ग्रंथ लिखाए थे तब शायद लिखा होगा, नहीं लिखाया है तो अभी वचनिका ग्रंथ लिखा है ना। हाँ, किसने लिखा? जग्गा खेड़िया ने लिखा है ना मैंने, जब डिंगल और पिंगल को। तो इन्हीं के ऊपर कुंभकर्ण सांधु ने तो रतन रासो लिखा और जग्गा खेड़िया ने लिखा है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। महेश दासोत राठौड़ों की वहाँ की शाखा है और उस पर इन्होंने तो धर्मत के युद्ध में वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले जसवंत सिंह के एक साथी जो रतलाम के राजा थे रतन सिंह, उन पर जसवंत सिंह ने अपने दरबारी कुंभकर्ण सांधु के माध्यम से ग्रंथ लिखाया और ग्रंथ का नाम क्या है? याद रह जाएगा। तो इस ग्रंथ में जो होता है वो रतलाम के शासक, रतलाम के शासक, रतलाम के शासक क्या नाम है? रतन सिंह। रतन सिंह की वीरता का उल्लेख है, वीरता का उल्लेख। और ये किसमें वीर गति को प्राप्त हुए थे? धर्मत के युद्ध में। औरंगजेब वाला जो धर्मत का युद्ध है, आपको मैं थोड़ा सा भी और डिस्क्राइब कर दूंगा। धर्मत के युद्ध में, धर्मत का युद्ध हुआ था 1658। किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ तो था दारा शिकोह और एक तरफ कौन था? एक तरफ था औरंगजेब व मुराद। मेन औरंगजेब याद रखना आपको, औरंगजेब और उसका एक भाई मुराद। शाहजहां किसकी तरफ था? ठीक है, धर्मत स्थान जो है वो उज्जैन में पड़ता है। उज्जैन कहाँ पर है? एमपी में है। रतलाम भी एमपी में है, ठीक है। धर्मत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त, कौन प्राप्त हुए थे वीर गति को? रतन सिंह, ठीक है। इसमें जीत किसकी होती है? आप सब जानते हो, औरंगजेब की। और हार किसकी होती है? इसकी तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व जसवंत सिंह कर रहे थे। एक और है कासिम खान, लेकिन अभी अपन सिर्फ जसवंत सिंह लिख देते। तो ये पूरी घटना अपन ने पहले भी लिखी है। ये जसवंत सिंह मारवाड़ है,
तो ये रतन रासो भी याद रखना, क्योंकि ये पहले अपन ऐतिहासिक ग्रंथों की बात कर रहे हैं, फिर आधुनिक साहित्य की बात करेंगे। तो अपना एक ग्रंथ आता है रतन रासो। रतन रासो कुंभकर्ण साधु ने लिखा। ये एक चारण कवि है। ये जो चारण कवि, इसमें मेनली जो डिस्क्रिप्शन है रतलाम के शासक रतन सिंह के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, किस प्रकार वो धर्मत के युद्ध में शाहजहां की तरफ से हजारों सिखों की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसमें मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का भी उल्लेख है, मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास का भी उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना, इसमें धर्मत के युद्ध का उल्लेख है, याद रह जाएगा। ठीक है, प्रताप रासो किसके संबंध में है? अलवर के राव राजा प्रताप सिंह की जानकारी। इनको अलवर का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, अलवर का संस्थापक भी कौन है? अलवर के जो कछवा वंश की शाखा है, उस नलुका शाखा के संस्थापक भी कौन है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। प्रताप रासो हो गया। एक रासो आता है जिसका नाम है जसवंत रासो। जसवंत रासो लिखा है मुरारी दान ने। और ये मुरारी दान कौन है? ये सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र है। सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र हैं, जिसका क्या नाम है? मुरारी दान। और मुरारी दान ने क्या लिखा है? जसवंत रासो। ये मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। मारवाड़ के जसवंत सिंह सेकंड की जानकारी देता है। याद रखा वो नन्ही जान वाली स्टोरी, पता है आपको? किसी को? हाँ, दयानंद सरस्वती को जो जहर दिया था ना उन्होंने, वो इन्हीं के बेटे हैं। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सरदार सिंह था शायद, हाँ, जिन्होंने बनाया था जसवंत थड़ा। सरदार सिंह नाम है पक्का? इनके बेटा राजस्थान का, जिसको मारवाड़ का ताजमहल है राजस्थान, इनके बेटे जसवंत सिंह के बेटे ही थे सरदार सिंह। उन्होंने 1910 या 1906 के आसपास में एक जसवंत थड़ा, जो आप मेहरानगढ़ दुर्ग की तलेटी में बना हुआ राजस्थान का ताजमहल या मारवाड़ का ताजमहल कहलाता। इनकी एक घटना अपन को वो नन्ही जान वाली भी याद रखनी। ये जसवंत सिंह सेकंड के बारे में जसवंत रासो, और अभी जो घटना पड़ी थी रतन सिंह वाली, वो जसवंत सिंह फर्स्ट की, याद है? ठीक है, ये दयानंद सरस्वती के समकालीन, आप समझ लो। तो दयानंद सरस्वती का तो आप सब जानते ही हो, 1863 के आसपास की घटना है। ठीक है, 1865 में वो आए थे। ठीक है, ये बात भी अपन को याद रखनी। और क्या बात आता? और जसवंत रासो के अलावा एक रासो आता है राणो रासो। किसने लिखा भाई, बताओ फटाफट। राणो रासो सैयद जी ने नहीं लिखा। राणो रासो दयाल, वेरी गुड, दयाल। राणो रासो दयाल या दयाराम ने, बहुत बढ़िया। इसमें मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास, जिसमें सब बड़े बड़े राजाओं का इतिहास है, जिसमें कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है अपन को। ठीक है, इसके अलावा उदय सिंह के बारे में जानकारी है। ठीक है, इसके अलावा आपका जय सिंह, ये जय सिंह के टाइम पे लिखा है। जय सिंह कौन थे? राज सिंह के बेटे, जिन्होंने जयसमंद झील बनाई। तो ये किसके समय में लिखा है? जय सिंह के समय में। ठीक है, ये रासो भी याद रखना, जय सिंह के। इसमें मेन है, जो मेन चीज मिलती है, वो मिलती है मुगल मेवाड़ संघर्ष के बारे में। मुगल मेवाड़ संघर्ष की जानकारी, मुगल मेवाड़ संघर्ष की जानकारी। आप सब जानते हो मुगल मेवाड़ के बीच में कितनी संधियां हुई थी? 2 संधियां। पहली संधि अपन ने पढ़ी थी 1605 ईस्वी में अमर सिंह के, और दूसरी संधि जो हुई थी ना 1681 में, और वो किस किस के बीच में हुई थी? इन जय सिंह और औरंगजेब के बीच में। और पहली संधि जब हुई थी तब कौन था? जहांगीर था और अमर सिंह। जहांगीर की तरफ से उसने की थी, खुर्रम ने, लेकिन याद आपको ये याद। ठीक है, अगली बात आती है अपने पास में, एक और रासो ग्रंथ आता है विजयपाल रासो। पहले भी इसकी चर्चा थोड़ी कर चुके हैं हम। विजयपाल रासो, विजयपाल रासो नल्ल सिंह ने लिखी है। देखो याद तो रखना पड़ेगा, नाम तो 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। इसमें जो है बयाना के शासक, बयाना भरतपुर, बयाना भरतपुर के यादव शासक, यादव शासक विजयपाल के दिग्विजय अभियानों का उल्लेख है। अभियानों का, आप देखो जब भी देख रहे हो रासो ग्रंथ में लड़ाइयों की बात कर रहे हैं। हाँ, करौली बाद में जीता था इसने। पहले इसके पास में जो मेन इसकी राजधानी थी उस समय
भरतपुर का बयाना जो था वो बाद में इसकी राजधानी त्रिभुवनगढ़ ले गए थे इनके पुत्र त्रिभुवनपाल। ये बयाना का ही राजा था विजयपाल, ठीक है। करौली का ये वंश बाद में करौली में सेट हो गया, इसलिए करौली का यदुवंश यादव वंश हो गया, लेकिन ये विजयपाल बयाना के शासक थे, ठीक है। ये लगभग वो टाइम है जब तुगलकों से इन्होंने युद्ध लड़े। बाद में एक अर्जुन सिंह नाम का इनमें करोली में एक शासक आता है, ठीक है। क्लियर है, ये बात भी आपको घटना याद रखनी। ये तो लगभग 1100 के आसपास में है, 1020 मतलब 11वीं सदी के शासक है ये। कुछ रासो ग्रंथ पढ़ लिए, कितने पढ़ लिए? 6-7 तो पढ़ लिए फिर ना? अच्छा 10 पढ़ लिए, 8 ही हुए, 10 हुए। एक लिफाफ संगत रासो, संगत रासो देखो जो इम्पोर्टेंट है वो तो पढ़ना पड़ेगा, 10 ओन बली 20 हो, ठीक है। जो पूछे जाते हैं वो तो लिखा हूं, नहीं तो फिर इतना लिखने के बाद में वो चला जाए। संगत रासो क्या है? संगत रासो लिखा है गिरधर आसिया ने। आसिया फिर से वही चारण कवि है। गिरधर आसिया ने कौन सा लिखा है? संगत रासो। और ये संगत रासो किसके समय लिखा है? राज सिंह के काल में, 1652 से 1680 का काल है। क्योंकि इनका काल पूछा जाता है इसलिए मैं बार-बार लिख देता हूँ ताकि कई एग्जाम में आपको याद रह जाए। 1652 से 1680 का काल है, राज सिंह के काल में, ठीक है। राज सिंह के काल में जो लिखा गया वो कौन सा है? इसमें मेन याद रखना है महाराणा प्रताप के भाई जो शक्ति सिंह है ना, उनके वंशजों की जानकारी। आपको पता मैंने एक युद्ध बताया था, ऊटाला का युद्ध, वो शक्ति सिंह के बेटे बल्लू, याद आ रहा? बल्लू सिंह इंपॉर्टेंट था, किसके बीच में हुआ था? उत्तराधिकार हरावल दस्ते में लड़ने के लिए। किस किस के बीच में? चुंडावत और सत्तावतों के, सलूम्बर के चुंडावत और कौन सा? ऊटाला का हरावल अभियान ही कहा था इसको, हाँ हरावल अभियान कहा था। अपन ने बात करी थी महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में 1599 में अमर सिंह के समय हुआ था, अमर सिंह प्रथम के समय। हरावल अभियान ही है, मैंने लिखा है होगा अग्रिम दस्ते में लड़ने के लिए हरावल अभियान। हरावल मैंने भेजा था वो ऑलरेडी देखा हुआ इसके ऊपर, नहीं मैंने मुझे याद नहीं है, फिर भी होगा शायद लिखा होगा। 1599 के आसपास की ये घटना है। अमर सिंह महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में जब आपस में ही सामंत लड़ने लग जाते हैं तब उनके समय जो है वो ये युद्ध हुआ था और उन सामंतों में जो है वो तो स्टोरी बताई थी कि ऊटाला तो किले का नाम है। आपस में ऊटाला जो है वो किले का नाम बताया था मैंने कि ऊटाला दुर्ग पर अधिकार, ऊटाला पर पहले मुगलों का अधिकार था। तो अमर सिंह ने बोला ठीक है हम डिसाइड करते हैं, आप ये प्रतियोगिता करो, हरावल प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता में जो भी जीतेगा वो हरावल दस्ते में लड़ेगा। तो शक्तावतों की तरफ से शक्ति सिंह के बेटे आपके हो गए बल्लू सिंह, और चुंडावतों की तरफ से जो है वो कुंवर चुंडा जो है उनका वंशज था जिसका नाम था जैत्र सिंह। ये दोनों अपना अपना दल लेकर जाते हैं वहां पर, और वहां पर मुगलों की जो है वो मुगलों का अधिकार, उस मुगलों के अधिकार को हटाकर उस दुर्ग में प्रवेश करना था। तो एक तरफ बल्लू है वो प्रवेश के लिए पूरे पहुंच गए थे, लेकिन जो मुख्य प्रवेश द्वार है उस पर बड़ी बड़ी सूलें निकली हुई थी, दरवाजे पे कीलें निकली, तो हाथी आगे बढ़े ही नहीं। अब हाथी आगे नहीं बढ़े तो अंदर जाना, उधर से पीछे से जैत्र सिंह लड़ते लड़ते जो है उस दुर्ग के ऊपर वाले भाग पे आ गए थे। तो इनको लगा कहीं जैत्र सिंह अंदर ना चले जाए, तो यहाँ ये जो होते हैं अपने बल्लू सिंह ये क्या करते हैं उस दरवाजे के आगे खुद आ जाते हैं। पीछे से हाथी धक्का देता तो सूले उनके पेट में, दरवाजा टूट जाता। वो अंदर गिरे उससे पहले जैत्र सिंह ने दूर से ही देख लिया कि बल्लू अंदर जा रहा है, तो उन्होंने अपना शीश काट के, इतनी बड़ी मानता ये कर क्यों रहे ताकि हम वापस हरावल दस्ते में लड़े, और हरावल दस्ते में तो डेथ के सबसे ज्यादा चांस। तो ये वीरता की कहानी है ऊटाला का दुर्ग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो ये संगत, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? उन शक्ति सिंह के वंशजों की जानकारी मिलती है। तो प्रताप के भाई, महाराणा प्रताप के भाई, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के वंशजों की जानकारी, या शक्ति सिंह के बारे में जानकारी लिखें तो भी कोई गलत नहीं है। तो ये अपन को याद रखना है। संगत रासो जो है गिरधर आसिया ने लिखा। एक और पूछा जाता है जिसका नाम है छत्रपति रासो। क्या नाम है? छत्रपति रासो। किसने लिखा? काशी छंगाणी। ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में आजकल, मैंने इसके सवाल देखे हैं। तो काशी छंगाणी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है छत्रपति रासो।
ये छत्रपति रासो जो होता है ना, ये ग्रंथ है बीकानेर के राठौड़ों के बारे में। और बीकानेर के भी कौन से शासक? बीकानेर के कर्ण सिंह के बारे में। कर्ण सिंह के समय, बीकानेर के कर्ण सिंह के समय जो है, कर्ण सिंह के समय, इसमें कहां तक इतिहास आता है? इसमें बीकानेर के रावसिंहा से कर्ण सिंह तक, बीकानेर के रावसिंहा से, बीकानेर के रावसिंहा से कर्ण सिंह तक का इतिहास। अभी आपको बीकानेर मैंने पढ़ाया नहीं है, अगर पढ़ाया होता तो आप थोड़ा और कनेक्ट कर पाते। औरंगजेब के समकालीन हुए हैं कर्ण सिंह। इनका आपको मैं घटना बताता हूँ। ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन राजा हैं कर्ण सिंह। आपको एक घटना पता, मतीरे की राड पड़ा होगा 1644। तो वो घटना कहाँ पर है? इस छत्रपति रासो में। एक तरफ तो नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ और दूसरी तरफ बीकानेर के शासक कर्ण सिंह राठौड़ के मतीरे को लेकर ये युद्ध हुआ था। दो किसान लड़ जाते हैं। एक बीकानेर का किसान होता है, किनारे पर गांव होता है सीमा पर, एक नागौर का किसान होता है। मतीरा बेल तो एक खेत में होती है और लगता एक खेत में, तो उसको लेकर युद्ध होता है। ये तो खैर बहाना था, युद्ध तो वास्तव में सीमा को लेकर इनको करना ही था। और पर वे फेमस हो गया मतीरारी राड। राड मतलब यहाँ लड़ाई होता है, तो मतीरारी राड युद्ध का उल्लेख भी छत्रपति रासो में मिलता है। तो याद रखना 1644 में जो मतीरे की राड हुआ था, मतीरे की राड, मतीरे की राड का उल्लेख, राड का उल्लेख। और ये किस किस के बीच में हुई थी आप सब जानते हो? मतीरे की राड एक तरफ बीकानेर था और एक तरफ कौन था? नागौर। दोनों ही जगह राठौड़ भाई है आपस में एक तरफ, क्योंकि निकले तो एक ही वंश से, ठीक है। बीकानेर के अंदर कौन थे उस समय? कर्ण सिंह। और नागौर में कौन थे उस समय? अमर सिंह राठौड़। इन्हें कटार का धनी कहते हैं। कितने खंभों की छतरी फेमस इनकी? 16 खंभों की छतरी नागौर। ठीक, तो ये काशी छंगानी वाली बात याद रखना। छत्रपति रासो अभी तक अपन ने 10-12 जो रासो पढ़े हैं उसको अंदर ही अंदर आप रिवाइज करते रहो, क्योंकि यही याद करके जाना है। ये रासो साहित्य जो है यही याद करके आओ। मिटाओ से, ठीक। महाराजा सुजान सिंह रासो जो भी एग्जाम में पूछे गए वो मैंने इंक्लूड किए हैं। बहुत सारे रासो ग्रंथ है। महाराजा सुजान सिंह रासो, ये लिखा है जोगीदास ने। इसने लिखा है जोगीदास ने। ये भी बीकानेर के सुजान सिंह के बारे में, ये बीकानेर के शासक के बारे में, बीकानेर के शासक। और इस समय बीकानेर के शासक कौन है? सुजान सिंह। बीकानेर के शासक सुजान सिंह के बारे में। इन्होंने भाटियों पर आक्रमण किया था, जैसलमेर के भाटियों पर आक्रमण, जैसलमेर के भाटियों पर जो आक्रमण किया था उसकी जानकारी भी यहाँ से मिलती है सुजान सिंह के समय की। इसका नाम है महाराजा सुजान सिंह रासो या महाराजा सुजान सिंह का रासो। जोगी, हाँ राइटर लिखा जोगीदास, राइटर का नाम है जोगीदास। जोगीदास ने ये ग्रंथ लिखा महाराजा सुजान सिंह का रासो। ये भी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। एक ग्रंथ मैंने पहले भी आपको लिखा दिया लेकिन वापस लिखवा रहा हूँ, राम रासो। कौन बताएगा ऑथर का नाम? फटाफट बता दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। माधवदास ददवाड़िया। ये कब लिखाया था? कौन बताएगा? ये लिखाया तो था पर लिखाया कब था? जयसिंह किस में लिखा था? नहीं, वो भक्ति काल। भक्ति काल में। कौन सा काल था? देखो अपन ने जब अवधि के आधार पर जब बांटा था तो अपने बोला था 1050 से 1450 तक वीर गाथा काल या प्राचीन साहित्य काल। फिर अपन ने 1450 से लेकर 1650 के समय को भक्ति काल कहा था। और उस भक्ति काल में मैंने आपको जो ग्रंथ बताए थे उसमें वेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का, जो पृथ्वीराज राठौड़ का एक भक्ति ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का विस्तृत विवरण मिलता है, उसकी बात करी थी। अपन ने जसनाथ जी, जाम्बू जी, दादू दयाल जी या मीराबाई के पदावलियों की बात करी थी कि वो भी किस काल की थी? उसी भक्ति काल की। उसी में अपन ने ईश्वर दास की बात करी थी। ईश्वर दास भारत जो मालदेव के दरबारी थे, उनके ग्रंथ हरियाण, हरिरस, देवीयान और हाला जालरी कुंडलियां की बात। हालांकि हाला जालरी कुंडलियां तो एक भक्ति ग्रंथ नहीं है, लेकिन हरिरस और देवीयान जो होते हैं वो भक्ति रस के ग्रंथ थे। ईश्वर दास की अपन ने बात करी थी। एक उस समय मैंने इस माधवदास ददवाड़िया की बात करी थी, राम रासो ग्रंथ। इसी समय मैंने लिखा था कि राम रासा किसने लिखा था? कृष्ण भट्ट कला ने लिखा, और वो था सवाई जय सिंह का दरबारी। याद आया? अब थोड़ा बहुत रिमाइंड हुआ।
एक मैंने और ग्रंथ लिखवाया था इसमें आपको, जिसका नाम था सायाजी झूला, नाग दमन रुक्मणी हरण, जिसको बाद में के.एम. मुंशी ने लिखा था। तो वो रुक्मणी हरण लिखा, देखो नाग दमन और रुक्मणी हरण दोनों ही भक्ति के ग्रंथ है, दोनों ही सायाजी झूला लिखे, लेकिन जो रुक्मणी हरण है उसको बाद में वापस के.एम. मुंशी ने उसको और लिखा। नहीं, कल मैंने लिखा ना भक्ति काल में दोनों सायाजी झूला में नाग दमन लिख दो, उसमें नाग दमन और रुक्मणी हरण, अगर उसमें भी ऑब्लिक करके सायाजी झूला भी लिख दो, ठीक है ना। नाग दमन रुक्मणी हरण सायाजी झूला दोनों भक्ति से संबंधित ग्रंथ है, भक्ति काल के ग्रंथ है, मतलब भक्ति रस की प्रधानता उसमें। तो ये बात भी आपके माधवदास ददवाड़िया किसके दरबारी हैं? मारवाड़ के सूर सिंह के, अकबर के समकालीन ये राजा हैं, सूर सिंह के दरबारी। और ये जो ग्रंथ है ये कैसा है? ये सर डिंगल शैली में लिखा है, ये याद रखना, जो रासों में डिंगल में लिखवा रहा हूं वो याद रखना, ये डिंगल में, ये किस में लिखा हुआ है? डिंगल शैली में। और ये किस पर लिखा हुआ है? राम यानी राम जी की कथा पर आधारित ग्रंथ है, यानी भक्ति ग्रंथ है। और ये किस पे? भक्ति रस से परिपूर्ण है, भक्ति रस पर है। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन बताओ मुझे? सायाजी झूला में दोनों ही लिख दो, नाग दमन रुक्मणी हरण, ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है ना, दोनों ही भक्ति रस के हैं। सायाजी झूला के ईश्वरदास के देवयान और अपने कौन सा हो जाएगा? हर रस, दोनों। राम रस जो माधवदास का भक्ति में, जो उस समय के समकालीन जसनाथ जी हो गए, जाम्बू जी हो गए, मीराबाई हो गए और दादू दयाल और उनके शिष्य, उन सबके भक्ति काल में आएंगे। और इसके अलावा मैंने एक बता दिया था वेली कृष्ण रुक्मणी, वो भी किस में आएगा? उसी काल का, उसी अवधि का वो भी। तो इसमें भगवान राम जो है उनकी कथा पर आधारित है, भक्ति रस से परिपूर्ण, डिंगल शैली में लिखा हुआ। मारवाड़ के शासक सूर सिंह के दरबारी हैं और नाम क्या है इनका? माधवदास ददवाड़िया, याद रह जाएगा। इनका एक अन्य ग्रंथ याद रख लेना, इनका एक अन्य ग्रंथ है जिसका नाम है 10 स्कंद, 10 स्कंद, ठीक है। 10 स्कंद नहीं आता, वैसे 10 स्कंद होता है, पर वो आधा स भी आप जोड़, 10 स्कंद मतलब 10 सिर वाला, 10 स्कंद, 10 स्कंदों, 10 सिर वाला, 10 स्कंद, ठीक है। ये ग्रंथ भी किसका है? माधवदास ददवाड़िया का। इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा, ये भी याद है। खूब है रासो ग्रंथ, और लिखना और लिख लेते बेटो। एक रासो ग्रंथ लिखे, संगत रासो हो गया अपना, अपन ने लिख लिया। छत्रपति रासो लिख लिया अपन ने, लिख लिया। एक कौन सा रासो पढ़ लिया? महाराजा सुजान सिंह का रासो पढ़ लिया। और ये अपना रासो, एक रासो है मानचित्र रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट डाल देना। क्या नाम है? मानचित्र रासो। किसका है भाई? कौन नाम बता रहा है? मानचित्र रासो किसने लिखा है? तो फेमस है यार, किसने लिखा? कवि नरोत्तम। क्या नाम है? कवि नरोत्तम, नरों में उत्तम। बताओ किसके बारे में? हाँ, बहुत बढ़िया, आमेर के शासक मान सिंह के बारे में। मान सिंह कौन से? मान सिंह फर्स्ट, आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट। समय तो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ये समय आप चेक कर लेना। देखो मुझे एग्जैक्ट समय याद नहीं रहता, लेकिन लगभग 1-2 साल ऊपर नीचे होगा, लेकिन अकबर के समकालीन है ये है, तो चेक कर लेना, चेक इट, क्योंकि एग्जैक्ट समय तो समय याद नहीं रहता है, तो मतलब अकबर के समकालीन है इतना ही। पिता की मृत्यु होगी तो बिहार में, हाँ मैं भी ऐसे ही याद रहता हूँ, इसकी मृत्यु और इसके पिता की मृत्यु, तभी राजा बनेगा। तो हाँ मेरे हिसाब से भी यही है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसमें मुझे 12 लग रहा है थोड़ा सा, नहीं 14 ही है, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1550 ईस्वी के अंदर मौजमाबाद में, और बाद में इनका देहांत हुआ था बुरहानपुर में, ठीक है, वो अपन मध्य प्रदेश वाला। तो आमेर के शासक मान सिंह की, इससे विशेष एक घटना याद रखनी है कि ये युद्ध हल्दी घाटी युद्ध का कारण बताता है, कि हल्दी घाटी युद्ध का कारण है महाराणा प्रताप ने जालोर पर आक्रमण किया था, उस कारण अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण के लिए मुझे भेजा। कौन कह रहा है? मानचित्र रासो कह रहा है, याद रखना। एक तो ये इसमें जानकारी किस किस के बारे में मिल रही है? मान सिंह के बारे में, मान सिंह के साथ मान सिंह, अकबर व महाराणा प्रताप के संबंधों की जानकारी, व राणा प्रताप के संबंधों की जानकारी। तो ये सब आपस में एक दूसरे के समकालीन है, ठीक है। और दूसरी बात आती है, दूसरी जो बात आती है वो क्या आती है? वो आती है कि इस ग्रंथ में
या इस रासों में हल्दीघाटी युद्ध का कारण, हल्दीघाटी युद्ध का कारण जो है, हल्दीघाटी युद्ध का कारण महाराणा प्रताप का जालोर पर आक्रमण बताया। याद हो तो मैंने एक जालोर में एक मुस्लिम शासक बताया था, ताज का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वो भी अकबर विरोधी भावना रखता था। अकबर ने जालोर पर अधिकार कर लिया होगा, मैं संभावित बता रहा हूँ मुझे, तो फिर महाराणा प्रताप ने वापस जालोर पर आक्रमण किया होगा। ये ग्रंथ उस कारण को बताता। तो अगर ये कारण पूछ ले, एग्जैक्ट स्टोरी अपन को भी याद नहीं है, देखेंगे इस फैक्ट को चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए बाकी का आप लिख लें। मानचित्र रासो। एक और ग्रंथ आता है जिसका नाम है हमीर रासो। इसके बारे में अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो मैं सिर्फ आपको लेखक के नाम बताऊंगा। हमीर रासो 3 लोगों ने लिखा है, जोधराज, सारंगधर और तीसरा कौन है? महेश। सारंगधर है, जोधराज है और महेश है, तीनों। इसमें से जो जोधराज ने लिखा वो मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में थोड़ी अपन ने चर्चा करी थी। अहिरवाटी बोली में या अहिरवाटी भाषा में लिखते हैं, तब भाषा, बोलते हैं तो बोली। तो अहिरवाटी भाषा में इन्होंने क्या करा है, लिखा है, याद रह जाएगा। तो जोधराज ने जो है वो सब में वही उल्लेख है। इन तीनों ही ग्रंथों में इस तीनों ही नाम, इसी नाम से 3 जनों ने लिखे हैं, और इस सब में उल्लेख किसका है? रणथंभौर के हमीर देव का। रणथंभौर के हमीर देव चौहान। रणथंभौर के हमीर देव चौहान की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, उनके युद्धों की जानकारी, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अपन ने पढ़ा भी था, ये जोधराज किसका दरबारी विद्वान था? नीम राणा अलवर के चंद्रभानु सिंह का दरबारी विद्वान। अहिरवाटी भाषा, अहिरवाटी जब लिखाया था तब मैंने 3 बात बताई थी। एक तो अली बख्शी खयाल, जिसको अलवर का रसखान, उनने अहिरवाटी में। एक जब मैंने अहिरवाटी लिखाया था तब मैंने एक शंकर राव का ग्रंथ लिखाया था, भीम विलास, याद आ रहा है? भीम विलास। और एक ग्रंथ मैंने लिखाया था जोधराज का हमीर रासो। और अहिरवाटी बोली कहाँ जाती है? राजस्थान के उत्तर पूर्व में। अगर आपसे जिले पूछे जाए तो जिले हैं, पहले की बात करें तो अलवर व जयपुर। अलवर का तो एक तो मंडावर, अलवर का कौन सा आपका बहरोड, और अलवर का किशनगढ़, जबकि जयपुर का कोटपुतली। नवीन जिलों में अगर बात करें तो कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में बोले। दो के बीच में ये क्या करती है? सेतु का काम। इधर तो हरियाणा की बागरू और इधर मेवाती के बीच में सेतु का काम करती है। पढ़ा था पूरा। इसी अहिरवाटी के अंदर ये 3-4 बातें अपन और लिखी थी। मेवाती की उप बोली माना जाता है अहिरों की बोली, राठ क्षेत्र की बोली राठी, यादवों की बोली भी कहते हैं, हीरवाल या हीरवाटी भी कहते हैं। चलो और कौन सी बात है? देखो बार बार रिवाइज करोगे ना तो चीजें माइंड में एकदम सेट हो जाएगी, फिर जाएगी नहीं कहीं दिमाग। और कौन सा ग्रंथ आता है हमीर रासो के अलावा? एक सती रासो है। ये नाम तो आपको पता है, बता दो फटाफट। सती रासो किसने लिखा? सती रासो, सूर्यमल मिश्र। सती रासो तो आप सब जानते हो, सूर्यमल मिश्र। इनके बारे में तो अपन और चर्चा, इनके तो बहुत सारे ग्रंथ हैं जिन पर अपन अच्छे से चर्चा करेंगे। कहते हैं इसमें विनायक की पत्नी के सती होने की जानकारी। विनायक नाम का एक व्यक्ति होगा, विनायक की पत्नी के सती होने की जानकारी, सती होने की जानकारी। और बाद में बताते हैं कि ये जो इसके वस्त्रों का मूल्य, कपड़ों का मूल्य का उल्लेख, सती के कपड़ों के मूल्यों का उल्लेख भी किया है। सती रासो याद रख लेना, सूर्यमल मिश्रण का है। अब जो मैं 3 रासो आपको लिखवाऊंगा इनको डाल देना इंपॉर्टेंट। रिसेंट एग्जाम में ये तीनों रासो जो है आपसे पूछे गए, तो इन तीनों रासो को याद रखना। एक रासो जो आता है उस रासो का नाम आता है लिचमणगढ़, लिचमणगढ़ रासो। कौन सा रासो? लिचमणगढ़ रासो, ठीक है। लिचमणगढ़ रासो जो है वो खुशाल कवि, खुशाल कवि ने कौन सा लिखा? लिचमणगढ़ रासो लिखा, ठीक है, याद रख लेना। क्लियर? अब ये लिचमणगढ़ रासो किसके बारे में है? ये अलवर के राव राजा प्रताप सिंह तथा
मुगल सेनापति, मैंने बोला ना रासों में क्या मिलेगा आपको, युद्ध मिलेंगे, अभियान मिलेंगे। तो बार बार अपन युद्धों और अभियानों की बात करें, ऐसी घटनाओं की मेनली बात कर रहे हैं। कोई अब जैसे सती रासो विशेष, तो इसमें भी किसी न किसी की डेथ हुई है, उसके बाद सती, तो युद्धों और ऐसी घटनाओं की जानकारी मोस्टली आपको क्या करेगी, मिलेगी। तो याद रखना, अलवर के राव राजा प्रताप सिंह और मुगल सेनापति नजफ खां के मध्य युद्ध की जानकारी, के मध्य युद्ध की जानकारी ये एक तो मिलती है। ये युद्ध लगभग जो है 1778 ईस्वी का युद्ध है, और इसमें जो है नजफ खां कौन है, ये मुगल शासक शाह आलम, उस समय मुगल शासक कौन था, शाह आलम सेकंड, मुगल शासक शाह आलम सेकंड। आपने जब सिक्के कभी पढ़े होंगे तो मुगल शासक शाह आलम का सेनापति, तो एक आलम से ही सिक्के पढ़े होंगे, पढ़े हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा नाम, आलम से सिक्कों का प्रचलन था, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा नाम सुना ना, तो वो आलम शाह ये थे, इनके नाम पर सूरजमल जो है ना, जो वहाँ के शासक कौन से, वो भरतपुर के शासक होते हैं सूरजमल जाट, उनके समय भी सूर्य वहाँ उन भरतपुर में भी इन शाह आलम के नाम के आलम शाही सिक्कों का प्रचलन था। तो ये शाह आलम वही है। तो याद रखना, मुगल सेनापति जो है नजफ खां जो शाह आलम का सेनापति था, उसके और राव राजा प्रताप सिंह जो अलवर के राजा हैं, उनके मध्य युद्ध का उल्लेख कौन से में मिलता है, खुशहाल कवि के ग्रंथ लिचमण रासो में, लिचमण रासो। एक और याद रखना, बिन्हे रासो, बिन्हे रासो, बिन्हे रासो कौन सा ग्रंथ है, बिन्हे रासो। ये जो बिन्हे रासो है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बिन्हे रासो लिखा है राव महेश दास ने। बिन्हे रासो किसने लिखा है, राव महेश दास ने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। बिन्हे रासो, बिन्हे रासो जो था किसने लिखा, राव महेश दास ने। इसमें क्या क्या जानकारी है, इसमें दो तीन जानकारी। एक तो अलवर के शासक अर्जुन गौड़ ये वीरता का गुणगान, ये पहले की घटना है, कभी इन प्रताप सिंह से पहले की ये घटना कब की, इसमें धर्मत यानी मुगल उत्तराधिकार संघर्ष का उल्लेख है, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष का उल्लेख है। और मारवाड़ के जसवंत सिंह का उल्लेख है, मारवाड़ के जसवंत सिंह का उल्लेख है। ये कौन सा, बिन्हे रासो, राव महेश दास द्वारा लिखा गया। एक और लास्ट लिख रहा हूं मैं आपके लिए, वो है जवान रासो, लास्ट है जवान रासो। और जवान रासो लिखा है सीताराम रत्नू ने, सीताराम रत्नू, क्या नाम है, सीताराम रत्नू। ये मेवाड़ के शासक जवान सिंह के बारे में, मेवाड़ के, क्या इनका नाम कभी मैंने पढ़ा है क्या, कौन, एक फैक्ट मैंने बताया था, जवान सिंह से कोई बता दे तो मजा आ जाए। बहुत अच्छा, नेपाल के, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार। नेपाल जो है, वहाँ के शासक, नेपाल के जो शासक है वो कहाँ के, अपने आप को कहाँ का मानते हैं, मेवाड़ से ही अपनी उत्पत्ति मानते हैं। क्योंकि अपन ने जब पढ़ा था रावल रतन सिंह, तो रावल रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण वो नेपाल चला जाता है, नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना करता है। तो नेपाल के शासक जो है राव राजेंद्र, उन्होंने अपने लोगों को यहाँ पर एक जो कहते हैं ना गुहिलों की जो रहन सहन को सीखने के लिए भेजा था उदयपुर के अंदर। वो जिस शासक के समय भेजा था वो शासक कौन थे, जवान सिंह। याद आ रहा है, रीति रिवाज, रहन सहन, रीति रिवाज को सीखने के लिए बहुत बढ़िया। जिसने भी इसे बोला था, नेपाल से जो शिष्ट मंडल आया था वो किसके समय आया था, मेवाड़ के शासक जवान सिंह के समय। बहुत अच्छे, जिसने भी याद है तो इसका मतलब ये अच्छा सवाल है। मेवाड़ के शासक जवान सिंह की जानकारी। एक नोट और नोट में याद रख लेना, एक है जवान रासो कविता, और जवान रासो कविता जो है ना उसमें उल्लेख आता है बारूच का युद्ध, ये सॉरी बारूच का, बोराज का युद्ध, बोराज का युद्ध। बोराज एक जगह पड़ती है, ठिकाना पड़ता है जयपुर में। बोराज का युद्ध 1786, और ये युद्ध किस किसके में बीच में हुआ था, इधर ही लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा। बोराज के ठाकुर जवान सिंह, बोराज के ठाकुर जवान सिंह खंगारोत,
ठीक है, जवान सिंह खंगारुत। बोराजदुल पढ़ोगे तो इनका नाम कभी पढ़ोगे आप। खंगारुत कछवाओं की एक शाखा होती है। बोराज के ठाकुर जवान सिंह खंगारुत और मराठा सेनापति रायजी पटेल। मराठा सेनापति रायजी पटेल, ये महादजी सिंधिया का सेनापति था। महादजी सिंधिया का सेनापति। क्या लिखा है? एक बार लिख रहा हूँ, वापस बता। सेनापति रायजी पटेल, महादजी सिंधिया का सेनापति के मध्य युद्ध का उल्लेख मिलता है बोराज। अब बताओ मुझे क्या छूट गया? क्लियर है? जवान रासो सीताराम रत्नू ने लिखा है मेवाड़ के शासक जवान सिंह पर, जबकि जवान रासो कविता जो है उसमें बोराज युद्ध का उल्लेख आता है और ये 1776 ईस्वी में लड़ा गया। बोराज के ठाकुर जवान सिंह 1786 ईस्वी में लड़ा गया। बोराज के ठाकुर जवान सिंह खंगारुत और रायजी पटेल जो महादजी सिंधिया के सेनापति। थोड़ी सी भी गलती देना मतलब कैसे? नहीं, हमको ऐसा लगता है कि हमने गलत लिखा है। बढ़िया, चलो आप एक्टिव हो 86 और 76 में तो फिर बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप सो नहीं रहे हो। तो आप तो कह रहे थे कि बोरिंग है यार साहित्य, फिर इतने एक्टिव कैसे? अच्छा, मैं कह रहा था, मुझे तो लगता है पर्सनली बताऊं तो मुझे नहीं वैसे अच्छा ये साहित्य क्यों अच्छा लग रहा है पता है? ये अभी हिस्टोरिकल साहित्य है। अभी जब आधुनिक साहित्य आएगा ना तब मैं आपको पूछूंगा कि कैसे किवें, फिर आपसे मैं पूछूंगा। ये तो अभी तो क्या है, ये हिस्टोरिकल साहित्य है। इसमें तो कहानियां आ रही है, रासो ग्रंथ आ रहे हैं, ख्यात आ रहे हैं जो आपने कहीं ना कहीं सुने और पढ़े हुए हैं। आधुनिक साहित्य जब आएगा ना तब मेन तो चीज, आजकल सवाल ही आधुनिक और जैन साहित्य से आते हैं। वहां जब अपन बात करेंगे और उसमें तो आपको हिस्ट्री बोरिंग लग रही सब लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। नहीं, इससे तो आप खुद भी तो अपन इसके मतलब सवाल बैठे थे ऐसा वो मारवाड़ी में जो ना उसके वो समझ में नहीं आते बाकी अपन पूरा कर लेंगे एक बार। फिर अपन एक क्लास केवल साहित्य के क्वेश्चन की रख लेंगे। हाँ तो इतना ही मैं बता रहा हूँ, मैं 3-4 बुक्स को लेते हुए प्रीवियस ईयर के सवालों को लेते हुए कुछ फैक्ट अगर रह भी जाएगा ना तो विशेष तथ्यों में मैं लास्ट में लिखवा दूंगा। वैसे मोटा मैं कवर करते चल रहा हूँ लेकिन कुछ फैक्ट बहुत अच्छे हैं। हाँ नहीं नोट्स तो नहीं उनका से कोचिंग करके ना उसके उतने नहीं मतलब ये पढ़ने के लिए दीदी ऐसे ना मेरी तारीफ कर रहे हो तो बढ़िया, फिर अच्छी है। अब देखो एक बार फटाफट आपस में बात नहीं, एक बार जल्दी से अपन क्विक रिवाइज करें। रासो का मतलब है जहाँ राजा के युद्धों और अभियानों का उल्लेख है वो है रासो। और अपन ने जो इससे पहले पढ़ा ख्यात, वहाँ राजा के वंशावली जीवन मरण विशेष घटनाओं का उल्लेख होता है, वो क्या है आपका ख्यात। तो ख्यात तो रासो में, जिसमें वात वर्ड जो अगर आ जाता है तो वात का मतलब क्या होता है कि कोई घटना है उसका संक्षिप्त इतिहास लिखना, यानी शॉर्ट में करके लिखना। जिसमें एक तो पाबूजी रिवात बहुत फेमस है जो पाबूजी रिवात अपने लक्ष्मी कुमारी चुंडावत वाली, और एक जो वीरमदेव सोनग्रा रिवात फेमस है जो लिखी है किसने, पद्मनाभ ने, कानड़देव प्रबंध के अंदर जो वीरमदेव सोनग्रा रिवात है वो दो फेमस है। तो बातें आपके हो गई। और बातों की बात अपन ने कब की थी? 2000 बातों का संग्रह अपन ने कौन सी ख्यात को बोला था? वो बोला था बांकीदास की ख्यात। ये भी क्लियर था। एक अब रासो ग्रंथ की अपन चर्चा, अब रासो में अपन ने करीबन कितने पढ़े बताओ तो? 20 पढ़ लिए। चलो ठीक है, अब अपन सिर्फ नाम की चर्चा करेंगे, डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। पृथ्वीराज रासो चंद्रबंधु, आप बुक बंद रखिए एक बार खुद याद करने की आपको आता है या नहीं आता। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबंधु ने लिखा, वेरी गुड। बिसल देव रासो नरपति, क्या नरपति नाला बिसल देव का दरबारी विद्वान था? उनका दरबारी विद्वान अगर पूछे तो कौन है? कई एग्जाम में सवाल आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा बिसल विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी विद्वान था? ऑप्शन में नरपति नाला भी हो और सोमदेव भी हो। तो याद रखना नरपति नाला ने उन पे ग्रंथ लिखा है लेकिन वो बाद में 16वीं शताब्दी में लिखा है, जबकि विग्रहराज का समय 12वीं शताब्दी का है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं? ठीक है। फिर बात आती है अपने पास में और कौन सा पढ़ लिया अपन ने? शत्रुसाल रासो किसने लिखा? डूंगर सिंह ने लिखा। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखा। प्रताप रासो चाचक जीवन ने लिखा, जिसमें महाराणा प्रताप नहीं बल्कि अलवर के राजा प्रताप सिंह नरूका के बारे में जानकारी। अच्छा, और मुझे बताओ, मैं क्रम तोड़ता हूँ थोड़ा, ठीक है। महाराजा सुजान सिंह का रासो छंगानी ने तो छत्रपति रासो लिखा है। काशी छंगानी ने लिखा है छत्रपति रासो। मैं पूछ रहा हूँ महाराजा सुजान सिंह का रासो जोगीदास, ठीक है, याद रखिए। फिर आप मुझे बताओ राणो रासो
दयाल या दयाराम ने, जिसमें मेवाड़ का इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा आप मुझे बता दो बिन्हे रासो। अरे यार ऐसे लिखे हुए हैं तो इनको मिटा के फिर पूछने पड़ेंगे, लिखे हुए तो फिर तो काम नहीं बनेगा। इशारा अंगुली कर दी, बल्कि तो 4 सवाल तो यूं ही सही हो जाते। चलिए कोई बात नहीं, ईशा ने इशारा किया कि लिखा हुआ बोर्ड पर, ठीक है। चलो एक आपसे पूछ लेता हूं मैं, रतन रासो। रतन रासो पहले तो बता दो रतन रासो किसके बारे में? हाँ बहुत बढ़िया, कुंभकर्ण सांधु ने लिखा है रतन रासो, चारण कवि। और उसमें किसके बारे में? रतलाम के शासक रतन सिंह और धर्मत के युद्ध और जसवंत सिंह की जानकारी, मारवाड़ का इतिहास भी उसमें देखने को मिलता है। रतन रासो भी आपको याद रह जाएगा। फिर आप मुझे बताओ हमीर रासो किस किसने लिखा? सारंगधर और महेश ने लिखा। सती रासो सूर्यमन मिश्र ने लिखा सती रासो। और जसवंत रासो मुरारीदास। दत्तक पुत्र किसके हैं? सूर्यमल मिश्र ने तो लिखा ये, और उनके दत्तक पुत्र ने कौन सा लिखा? जसवंत रासो। ये जसवंत रासो जसवंत सिंह सेकंड के बारे में, मारवाड़ के शासक, याद रखना। एक जब मैंने आपको पृथ्वीराज रासो बताया तब जलहण ने एक रासो लिखा है, कौन सा? बुद्धि रासो। बहुत बढ़िया। तो दत्तक पुत्र दोनों ही हो गए। एक जब सूर्यमल मिश्रण का दत्तक पुत्र आ रहा है वो कौन है? मुरारीदान। और उस मुरारीदान ने तो कौन सा लिखा? जसवंत रासो। और पृथ्वीराज विजय लिखने वाले चंद्रप्रदाई का दत्तक पुत्र कौन है? जलहण। उसने कौन सा लिखा? बुद्धि रासो। तो मोटे मोटे मैंने आपको रासो ग्रंथ जो है वो बता दिए। कुछ एक रह गए होंगे तो आप इसमें आपको एक जवान रासो याद रख लेना, किसने? सीताराम रत्नों द्वारा जवान रासो लिखा हुआ। और एक आपका और रासो कौन सा रह गया आपका? लिचमनगढ़ रासो। लिचमनगढ़ रासो खुशाल, कवि खुशाल ने लिखा। क्लियर है? ठीक है, रासो ग्रंथ हो गए। अब आते हैं अपन वचनिका पर। देखो एक आध अपन देख लेते हैं वचनिका। वचनिका क्या होता है? देखो वचनिका का मतलब है जहां पर जो क्या किया जाए, गद्य और पद्य दोनों को मिश्रित करके जो ऐतिहासिक काव्य लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? चंपू काव्य। जहां पर गद्य और पद्य का मिश्रण होता है उसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। तो गद्य व पद्य का मिश्रण यानी गद्य व पद्य की तुकांत कथाएं या ऐतिहासिक काव्य, ठीक है। तो वो क्या कहलाती वचनिका। अपन जो 2-3 वचनिका फेमस पढ़ेंगे ना, उसमें एक वचनिका आती है जिसका नाम है अचलदास खींचीरी वचनिका। नाम क्या है? अचलदास खींचीरी वचनिका। सिंपल याद रखना आपको, अचलदास खींचीरी वचनिका किसने लिखी है? शिवदास गार्डन ने। क्या नाम है? शिवदास गार्डन। गार्डन भी क्या है? चारण। बताओ मुझे ये कौन सी शैली में है? डिंगल, यानी मारवाड़ी में लिखी गई। डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थानी या मारवाड़ी में। विशेष क्या है? विशेष है राजस्थान की प्रथम वचनिका। राजस्थान की प्रथम वचनिका किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके अचलदास खींचीरी वचनिका। कहाँ लिखी गई राजस्थान की प्रथम वचनिका? कहाँ लिखी? गागरोन दुर्ग में। कहाँ लिखी? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ सा? झालावाड़। किसके बारे में है? किसके बारे में है? तो अपन सब जानते हैं गागरोन के शासक, ठीक है। गागरोन में चौहान वंश की खींची शाखा थी। संत पीपा जी की बात पढ़ी थी ना, ठीक है। गागरोन के शासक अचलदास खींची। अचलदास खींची। और ये खींची कौन होते थे? चौहान होते थे। आड़ा चौहानों की एक शाखा है खींची, आड़ा चौहान। अचलदास खींची व मालवा के होसिंगसा के मध्य युद्ध का उल्लेख। होसिंगसा जो मालवा का है, युद्ध का उल्लेख। ये होसिंगसा जो था आक्रमण करता है, इसमें कहाँ होता है? तो इसमें याद रखना ये गागरोन का प्रथम शाखा है। गागरोन का प्रथम शाखा। इस समय क्या होता है? होसिंगसा जो है उसका आक्रमण होता है। अचलदास खींची के नेतृत्व में लोग क्या करते हैं? केसरिया करते हैं।
और ये गागरोन का प्रथम शाखा लगभग 1423 ईस्वी की बात है, सही है। 1423 ईस्वी में जो है ये प्रथम शाखा होता है। डेट और चेक कर लेंगे। अचलदास कीचेरी वचनिक, जब गागरोन का कभी दुर्ग पढ़ेंगे ना तो गागरोन के दोनों शाखाओं के अपन उल्लेख करेंगे अच्छे से। लाला मेवाड़ी का भी उस समय उल्लेख करेंगे अपन, पलहन दास का भी उल्लेख करेंगे, ठीक है। हाँ, इनके पुत्र के समय भी शाखा हुआ, इनके समय भी शाखा हुआ। पुत्र के समय होसिंग साहब का इसको हटाकर इसका एक मंत्री महमूद खिलजी जब शासक बनता है, महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड जब करेगा तब की बात अपन पूरी पढ़ेंगे, तो सारी घटना अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो दो शाखे हुए हैं वहां पर। तो जब भी अपन गागरोन का किला पढ़ेंगे ना, अभी आपसे कितना याद रखो, ये राजस्थान की पहली वचनिका है। वचनिका किसमें लिखी है? ये भी ढिंगल शैली में लिखी हुई है। शिवदास गार्डन एक चारण कवि है, उन्होंने लिखी है। गागरोन दुर्ग में लिखी गई है। गागरोन के शासक अचलदास खींची पर मालवा के शासक होसिंग शाह के हुए आक्रमण और गागरोन के हुए प्रथम शाखे का उल्लेख जो है वो कौन सी वचनिका में मिलता है? अचलदास खींचेरी वचनिका। एक और वचनिका आती है जिसका नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी की वचनिका, ठीक है। अलग से पता नहीं, वेली में पढ़ा दूंगा, पर ये भी वचनिका के अधीन ही है। मैंने कल देखा इसको अच्छे से, इसका पूरा नाम जो है मैंने कल सर्च किया, सब कुछ देखा, तो वेली कृष्ण रुक्मणी की वचनिका वेली ग्रंथों में वचनिका के अंतर्गत ही आएगी, ये याद रखना है, ठीक है। मैं देख लिया कल कंफर्म देख लिया। वेली कृष्ण रुक्मणी, क्योंकि किताबों में नहीं मिलता रुक्मणी वचनिका। लिखने वाले का नाम, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से देख लो सवाल। एक तो लिखने वाले का नाम है पृथ्वीराज राठौर। कहां से संबंध रखते हैं? बीकानेर का राजकुमार है। पिता कल्याणमल, पिता इनके कौन थे? कल्याणमल, और पुत्र भाई इनका कौन था? राय सिंह। राय सिंह के छोटे भाई। ये क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये दोनों राजा हुए थे। कल्याणमल के बाद में इनका बड़ा भाई तो राजा हुआ राय सिंह, और ये छोटे भाई थे, ये क्या बन गए? अकबर के दरबार में चले गए, और अकबर ने इनको एक जागीर दी। इन्होंने ये ग्रंथ कहाँ लिखा? ये अकबर के दरबारी है, ऐसा समझ लो, अकबर के दरबारी, अकबर के दरबारी विद्वान है, और अकबर ने इनको जागीर दी। कौन सी जागीर दी? गागरोन का दुर्ग, गागरोन जागीर, गागरोन की जागीर दी। और जब इनको गागरोन की जागीर दी गई ना, वहीं पर इन्होंने गागरोन में ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ जो होता है वो गागरोन में लिखा, ग्रंथ गागरोन में। तो ये भी सवाल आया हुआ है कि वेली कृष्ण रुक्मणी जो है वो कहाँ पर लिखा गया? गागरोन में लिखा गया, ठीक है। ये गागरोन की जागीर इनको किसने दी थी? अकबर ने दी थी। गागरोन की जागीर, गागरोन की जागीर दी थी अकबर ने, ठीक है। तो ये भी अपन को याद रखना। फिर ये साहित्य जब लिखते थे ना, तो ये पीतल के नाम से लिखते थे। साहित्यिक नाम इनका क्या था? साहित्यिक नाम इनका था पीतल। अपन आपको पता कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक पीतल पातल पढ़ा, जिसमें पीतल के नाम से, पातल कौन है? राणा पातल। तो पीतल के नाम से जो है ये क्या लिखते थे? साहित्य लिखते थे। ये मेनली आधारित, ये कैसा है? ये भक्ति ग्रंथ है, भक्ति रस का ग्रंथ है। और इसमें किसके बारे में है? कृष्ण और रुक्मणी, कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का विस्तृत वर्णन है, विस्तृत वर्णन। ये भक्ति ग्रंथ है, प्रेम ग्रंथ नहीं है, भक्ति रस का। इसमें कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का उल्लेख है। साथ ही साथ 16वीं सदी के, ठीक है, समारोह त्योहारों, यानी विवाह त्योहार, रहन सहन, रीति रिवाज की जानकारी देता है। रीति रिवाज की जानकारी कौन सा? उस समय की 16वीं सदी के विवाह हो गए, त्योहार हो गए, रहन सहन हो गए, रीति रिवाज हो गए, उनकी जानकारी देता है ये ग्रंथ। तो ये इस ग्रंथ को जो है इस रूप से भी जाना। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय
ठीक है, प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है एलपी टेसीटोरी को। किसे दिया जाता है? एलपी टेसीटोरी को। और ये एलपी टेसीटोरी जो है इसको कहां से लेकर आए? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता बंगाल, ठीक है, बंगाल से। खोजा इस ग्रंथ को, जो था वहां से इन्होंने खोजा, वहां से इसकी प्रति लेकर आए और बाद में इस ग्रंथ को जो है वो प्रकाश में लाया गया। इस ग्रंथ के बारे में दुर्सा आडा एक कवि है, ये भी अकबर के ही समकालीन है। दुर्सा आडा अपन ने जब पढ़ा होगा सिरोही का इतिहास, राव सुल्तान याद आ रहा है ना? दुर्सा आडा, इनके बारे में भी अलग से चर्चा करेंगे। दुर्सा आडा ने इस ग्रंथ को हाँ आप जानते हैं, दुर्सा आडा भी चारण है, चारण कवि है, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या लिखा? पांचवा वेद तो टोटल 4 ही है, इसको पांचवा वेद की संज्ञा दी। पुराण 18 है, इसको 19वें पुराण की संज्ञा दी, ठीक है। कहा एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज को क्या कहा? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस, डिंगल क्षेत्र है तो डिंगल का हेरोस लेखक था उधर इटली में, तो वहां से जो था ये हेरोस का थोड़ा देख लेना कहाँ का है। हेरोस जो होता है डिंगल का हेरोस कहा, ठीक है। इटली का विद्वान है तो इटली के किसी व्यक्ति से इसकी तुलना की होगी, तो या फिर कोई यूरोपीय होगा उससे तुलना की, डिंगल का हेरोस। तो ये अपन को याद रखना, एक तो बचने का ग्रंथ। ठीक है, मोटा मोटा आप याद रख लो, इसमें क्या क्या याद रखना। वेली कृष्ण रुक्मणी लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने, किस साहित्यिक नाम से लिखा है? पीतल के नाम से। कहां से संबंध है पृथ्वीराज राठौड़ का? बीकानेर से। कल्याण, बीकानेर के शासक कल्याणमल जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उसके दोनों बेटे उस अकबर की शरण में चले जाते हैं। बड़ा बेटा जो राजा बनता है आगे जाकर राय सिंह, जो अकबर का एक विश्वास पात्र होता है। कहते हैं कि मान सिंह के बाद में दूसरा सबसे बड़ा अकबर का विश्वास पात्र कौन था? बीकानेर का शासक राय सिंह, ठीक है। तो राय सिंह होता है, राय सिंह के छोटे भाई कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। इनको अकबर के दरबार में गए थे। कहीं लिखा आता है अकबर के 9 रत्नों में थे, लेकिन 9 रत्नों में तो ये नहीं है, ये याद रखना। लेकिन इनको जो जागीर दी थी वो कौन सी थी? गागरोन की जागीर। और गागरोन में रहते हुए इन्होंने क्या लिखा था? ग्रंथ। इनकी एक कहानी भी चलती है, इनकी पत्नी तीज में इनका इंतजार ही करते रह गए, गागरोन में ग्रंथ लिखने में इतने बिजी थे कि ये जा ही नहीं पाए। और वहाँ जाके देखते हैं उनकी पत्नी को ये वचन देकर आते हैं कि मैं समय किस नहीं प्रताप जब थोड़ा अपने बेटे को ऐसा इस तरीके से देखते हुए वो थोड़ा विचार कर रहे थे। हाँ, महाराणा प्रताप को इन्होंने अकबर से संधि करने के लिए, नहीं ऐसा नहीं होता। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसी अफवाह आ गई थी कि महाराणा प्रताप जो है वो अकबर की संधि, तो ये अकबर के दरबार में रहते। ये क्या होता था कि यहाँ जो मेवाड़ के जमाई थे, ये अकबर के छोटे भाई जो होता है ना उसकी बेटी के हस्बैंड थे, ये मतलब मेवाड़ के जमाई हैं। तो बोले राणा प्रताप ऐसा कर ही नहीं। फिर राणा प्रताप को एक पत्र लिखा था कि मैंने आज सुना है कि हाँ जैसे प्रताप तो हमको इस प्रकार से हाँ इस प्रकार से बोला था कि पर्वत आज जो होता है वो गलने लगा। महाराणा प्रताप का उत्साह वर्धन, तो मैं कहता हूँ कवियों द्वारा जो होता है, साहित्यकारों द्वारा तो उत्साह भरा गया है। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये वही है पृथ्वीराज राठौड़, महाराणा प्रताप के निकट संबंधी है। इनकी विचारधारा, इसीलिए तो इन अकबर के दरबार में रहते हुए भी ये महाराणा प्रताप के बहुत बड़े प्रशंसक रहे। ये और दुर्सा आडा दोनों ही महाराणा प्रताप के बहुत बड़े प्रशंसक रहे। तो उन्होंने जब महाराणा प्रताप ने संधि करने तो इन्होंने बिल्कुल पत्र लिखा है, सही बात है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी अकबर के दरबारी विद्वान है। गागरोन की जागीर जो होती दी थी, गागरोन में ग्रंथ लिखा, साहित्यिक नाम पीतल है, भक्ति रस का ग्रंथ है। ग्रंथ में कहीं प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं है। कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का विस्तृत वर्णन है। 16वीं शताब्दी के विवाह, त्योहार, रहन सहन, रीति रिवाज की जानकारी है। ग्रंथ को प्रकाश में लाने वाले इटली के भाषा शास्त्री एलपी टेसीटोरी, लुइस पास्चौ टेसीटोरी का नाम आता है। इसी एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस, जबकि इस ग्रंथ को दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहकर पुकारा। आज के लिए काफी, कल कुछ और ग्रंथों की चर्चा, कल अपन आधुनिक ग्रंथों पे आ जाएंगे।